हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं JIIB का 6th चैप्टर जो कि है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस एज इट नेम्स टेल, हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि किस तरह से हमारे जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको हम डेवलप करते हैं। ठीक है ना, क्या हमारे आइडियाज़ के ऊपर वर्क किया जाता है, कैसे हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, इसके अलावा क्या साइकिल होती है इन्वॉल्व, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें कि इस चैप्टर से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, तो अगेन इस चैप्टर से आपको 0.5 मार्क्स में कुछ आइडियाज़ या स्टेजेस वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं, या आपको पूछ लेंगे कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इन स्टेजेस को एक साथ लगाना है, या फिर RBI के जो हमारे रूल्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, KYC के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से इनमें से OVDs नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में कि KYC प्रोसीजर क्या रहता है, या फिर सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं वहाँ पर हमारी मिनिमम विड्रॉल लिमिट्स क्या है BSBDA में, है ना, मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट्स क्या है, इसके अलावा कितना अमाउंट हम डिपॉजिट कर सकते हैं, और हमारी कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी हमारे इस लेक्चर के साथ में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या रहती है, प्रोडक्ट की लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, क्रेडिट प्रोडक्ट्स क्या हैं, अदर प्रोडक्ट सर्विसेज हमारे बैंक्स क्या ऑफर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हमारे बैंक्स क्या ऑफर करते हैं, देन न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किस तरह से हम करते हैं, क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, क्या इससे प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है, और प्रोडक्ट पॉलिसी क्या रहेगी। अब दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। मान लीजिए एक रिटेल बैंक है, तो रिटेल बैंक में क्या होता है, वो कुछ प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं आपको डिफरेंट, ठीक है, आपको किसी डिफरेंट डिलीवरी चैनल्स पर, फॉर एग्जांपल फिजिकल ब्रांचेस में, या फिर मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, इन सब के थ्रू आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इनका जो कस्टमर बेस होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, एंड हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हिट्रोजिनस भी होता है इन नेचर। हिट्रोजिनस बोले तो डिफरेंट होते हैं सभी लोग आपस में, जो हमारे बेसिकली हम उनका अगर सेगमेंटेशन करना चाहें तो बहुत सारे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएंगे। तो इसी को हम कहेंगे कि हमारा जो रिटेल बैंकिंग सेक्टर है वो 3 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, इसमें ना अभी आप पढ़ने वाले हैं एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में और लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आपको नहीं पता है कि एसेट और लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उन्हें हम एसेट या लाइबिलिटी प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको जाकर ना हमारे फर्स्ट लेक्चर को देखना होगा, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें अब दोबारा रिपीट नहीं करने वाली, एज ये लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आगे की चीज़ों के साथ में, कि हमारा जो बैंक है उसके लिए रिटेल बैंकिंग जो है उसमें ग्रोथ किस तरीके से हम ट्रिगर कर सकते हैं। तो रिटेल बैंकिंग ग्रोथ अगर हमें ट्रिगर करनी है तो हमें अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें डेवलप करते रहना होगा, उनको डिफ्रेंशिएट करते रहना होगा हमारे कॉम्पिटिटर से, नए नए इनोवेशंस लाने होंगे, मार्केट प्रोसेस में री इंजीनियरिंग करनी होगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते रहना होगा हमारी, उनकी मार्केटिंग अलग अलग तरह से करनी होगी कस्टमर की नीड समझते हुए। देन जो हम प्राइसिंग रखेंगे वो बहुत स्मार्ट होनी चाहिए, इतनी हाई भी ना हो कि हमारे कस्टमर्स खरीद ना पाए, और इतनी लो भी ना हो कि हमारा जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल इन नेचर नहीं रहे। इसके बाद में बात करें कस्टमाइजेशन की, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर करने हैं जो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अपने हिसाब से टेलर कर सकें, उसमें चेंजेस कर सकें, एंड देन कॉस्ट रिडक्शन और क्रॉस सेलिंग भी हम कर पाएँ। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें रिटेल बैंकिंग की, क्योंकि बहुत बड़ा कस्टमर बेस है तो बहुत ही सारी हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं कि भाई हमें कैसे अपनी फुल कैपेसिटी में इन अपॉर्चुनिटीज़ को केटर करना है, मीट करना है, और कैसे इन चैलेंजेस से हमें अपना बाहर निकल के आना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहें। अब अगर हम बात करें मार्केट सेगमेंटेशन की, तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि हमारा जो देश है वो बहुत डाइवर्स है। अगर हमारा देश डाइवर्स है, इसकी पॉपुलेशन इतनी डाइवर्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों में डाइवर्सिटी है, तो हमारे जो कस्टमर्स हुए वो वही लोग तो हैं जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी हम देखेंगे कि बहुत हिट्रोजिनस ग्रुप्स रहते हैं, तो अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग फैक्टर्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनकी एज के ऊपर हम डिवाइड कर सकते हैं, लोकेशन के ऊपर, उनकी एजुकेशन लेवल, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उनकी इनकम कैसी है ना, उनका जेंडर क्या है, तो इस तरीके से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम उन्हें इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं
तो जो प्रोडक्ट्स हम इनको ऑफर कर रहे होंगे, हमारी ऑफरिंग्स भी इन कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अगर हमारी ऑफरिंग्स इनकी नीड के अकॉर्डिंग होंगी, तभी हम बेसिकली अलाइन कर पाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे कस्टमर्स के साथ में और उनकी बेटर मार्केटिंग कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो डेटा आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, ब्रांचेस हमें डेटा देती हैं, मोबाइल बैंकिंग वगैरह जो हमारे कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ से हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज हैं हमारे डेटा के लिए। तो अब जब हमें सब जगह से बहुत सारा डेटा मिल रहा है तो इसकी एक अच्छी एनालिसिस होना भी ज़रूरी है। अगर हमें इसकी अच्छी एनालिसिस करनी है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हम अच्छे से सेगमेंटेशन कर पाएंगे, बेसिकली हमारे कस्टमर्स को अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी नीड्स को डिवाइड कर पाएंगे। जब हम उनकी नीड्स समझ जाएंगे तो अकॉर्डिंगली हम बेटर डिसीजंस ले पाएंगे हमारे प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए या डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने वेरियस एनालिटिकल टूल्स को यूज़ करते हुए मार्केट में जो हमारा कैप्चर डेटा है उसको बेस्ट वे में यूज़ करें और हमारे रिटेल बैंक्स की जो हमारे रिवेन्यूज़ हैं उनको बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उतने चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमारे बैंक को ऑफर्स बेसिकली देने में हेल्प हो या फिर रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प हो, ठीक है। अब ये जो मार्केट सेगमेंटेशन है ये बैंक्स किस तरह कर रहे हैं, ये सेगमेंटेशन बैंक्स करते हैं बिजनेस मॉडल्स की हेल्प से और इनकी प्रायोरिटीज़ देखते हुए, ठीक है। तो अब हमें अगर देखा था ना, हमने क्लासिफिकेशन करते थे हम बैंक्स की, तो हम डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स कर रहे थे, लोकेशन बेस्ड कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से हमारी रहती है हमारी मार्केट सेगमेंटेशन। अब मार्केट सेगमेंटेशन और किस तरह हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है या क्वांटिटेटिव, जहाँ पर हम क्वांटिटेटिव में क्या है, मास मार्केट पर फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं और हम उस पर बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे कि किस तरह की क्वालिटी है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव है तो हमें बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, ये किसी एक कस्टमर सेगमेंट को फोकस कर रही होगी तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। प्रोडक्ट अगर हम बात करें हमारे बिजनेसेस के लिए या हमारे बैंक्स के लिए, तो बैंक्स में प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा, कस्टमर खरीदेगा। अब कस्टमर अगर आपको कुछ पैसे दे रहा है या आप किसी को पैसे देते हो, ठीक है, अनलेस अनटिल वो आपके रिलेटिव्स हैं या आपके कोई जानने वाले लोग हैं या आपके क्लोज लोग हैं, वैसे तो आप फ्री में किसी को पैसे नहीं दे रहे हो ना, तो आप क्यों पैसे दोगे, क्योंकि आपको कोई नीड होगी या आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, कोई वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में हो रही होगी। किससे हो रही होगी, या तो जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही हैं या तो जो प्रोडक्ट्स ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे होगी। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट के पास में कैपेसिटी है कि वो हमारे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे पाए, वो यूज़ दे पाए और रिटर्न्स प्रोवाइड कर पाए जो हमारे कस्टमर्स हमसे चाहते हैं। समझ में आ गया। अगर हमारा जो बैंक है वो हमारे कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट होगा वो फेड आउट हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी प्रोडक्ट की, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं थियोडर लेविट की। थियोडर लेविट ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा कॉम्बिनेशन रहते हैं दो चीज़ों से, एक तो टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, जिसे आप टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल क्या होता है, जिसे आप टच नहीं कर सकते। अब मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जैसे कि हमारा गोल्ड के लिए लॉकर, ठीक है, तो अब गोल्ड लॉकर है, आपका कस्टमर आपके उस लॉकर को देख पा रहा है कि वो कितना सेफ एंड सिक्योर है, उसको पता है कि इसमें जो हमारे को फीस पे करनी है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। प्लस अब इंटेंजिबल्स में क्या होगा, जो बैंकर है वो बहुत अच्छे से कस्टमर की सारी नीड्स को केटर कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, उसको अच्छी एडवाइसेस दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी मिल रही है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं हमारी बेसिकली, और इसको सिक्योरिटी फील हो रही है कि भाई मेरा जो गोल्ड है वहाँ यहाँ पर सेफ रहेगा। तो इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से कस्टमर जो है आपके इस प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन किसके हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल के कॉम्बिनेशन है, जहां एक जो पोटेंशियल बायर होगा वो पोटेंशियल बायर आपकी सर्विसेज को लेना पसंद करेगा, जो कि आपका प्रोडक्ट होगा वो क्लस्टर होगा, कॉम्बिनेशन होगा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वैल्यू सेटिस्फेक्शंस का, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक कस्टमर जो होता है वो क्या करता है,
वो किसी भी प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग एक वैल्यू अटैच कर देता है। परसेप्शन के अकॉर्डिंग कैसे? मान लीजिए आपके पास है बहुत सारा गोल्ड और मेरे पास कोई भी गोल्ड नहीं है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है गोल्ड लॉकर, क्या ये मेरे लिए किसी भी काम का है? नहीं। तो क्या इसकी मेरे लिए कोई वैल्यू है? नहीं। लेकिन आपके लिए इसकी बहुत वैल्यू है, एज आपको पता है कि आपका जो गोल्ड होगा वो सेफ रहा, है ना। अगर मान लीजिए इसी तरीके से एक हमारे पास सेविंग अकाउंट है, ठीक है। अब जो मेरा सेविंग अकाउंट है वो मुझे 2 से 3% इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि अब मुझे कभी भी पैसे निकालने हैं, मैं निकाल सकती हूँ। आपके पास में है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, आपको पता है कि आपको मेच्योरिटी के बाद में इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा जो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा है। मेरे लिए सेविंग अकाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे बार बार पैसे विड्रॉ भी करने होते हैं और डिपॉजिट भी करने होते हैं। आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक बार पैसे जमा कर दोगे, आपको पता है 5 साल तक तो आपको उस पैसे की कोई ज़रूरत होने वाली नहीं है, आप विड्रॉ नहीं करोगे। तो यहाँ पर मेरे लिए सेविंग अकाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। आपके लिए एफडी अकाउंट ज़्यादा अच्छा हुआ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो उसकी वैल्यू आपके लिए ज़्यादा हो गई। तो जितनी आपकी प्रॉब्लम्स किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से सॉल्व हो पा रही हैं, उतना ही आप कहेंगे कि ये मेरे लिए वैल्यूएबल है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो डेरिवेटिव हैं कि भाई इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इसमें एटीएम कार्ड मिल रहा है, इसमें चेकबुक मिल रही है, इसमें आप हो सकता है कि बीच में अगर पैसे निकाल रहे हो तो थोड़े कम इंटरेस्ट रेट पर निकाल सकते हो। ये सब क्या है? ये सब डेरिवेटिव हैं। लेकिन मेन क्या है कि जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरी ज़रूरत है वो केटर हो रही है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। देखो, सबसे पहले समझो, मान लो कि एक छोटा कोई बच्चा है, फॉर एग्जांपल मिस्टर चीकू हैं, ठीक है। अब मिस्टर चीकू जो हैं, उनको ये पता है जब वो हुए तो उनको कुछ नहीं आता जाता था, ठीक है, ज़ीरो पर थे वो। फिर धीरे धीरे उन्होंने नई नई स्किल्स सीखनी शुरू की, स्कूल जाना शुरू किया, फिर कॉलेज गए, कॉलेज के साथ में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज किए, फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, फिर उनकी एक जॉब लगी, जॉब में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ भी कुछ स्किल्स सीखी। अब उन्हें लगा जितनी सैलरी उन्हें मिल रही है वो सफिशेंट है, अब उन्होंने नई स्किल्स लेनी बंद कर दी। धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी को उनकी ज़रूरत कम फील हो रही है, उनकी स्किल्स भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ में अपग्रेड नहीं हो रही, ऑब्सोलीट होती जा रही हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ मिस्टर चिंकू का, यहाँ पर उनकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ वो मैच्योरिटी फेज में आ गए जहाँ वो पीक पर पहुँच गए हैं अपनी स्किल्स की और अपनी हर चीज़ की, ठीक है। और यहाँ पर क्या डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि वो टाइम के साथ अपग्रेड नहीं हुए। सेम आपका प्रोडक्ट भी है। एक स्टेज होती है प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन, जहाँ पर सेल्स आपकी कम होती हैं, ठीक है, और टाइम भी कम लगा क्योंकि अभी आप इंट्रोड्यूस हुए हो। फिर धीरे धीरे आपकी सेल्स कम ही चल रही होती हैं, फिर एक साथ क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करते हैं और अच्छी ग्रोथ होने लग जाती है। ग्रोथ अच्छी होते होते क्या होता है कि एक मैच्योरिटी फेज आता है। मैच्योरिटी फेज में क्या होगा कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया था वो आपको हाईएस्ट रिटर्न्स दे रहा है और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है या जो बिजनेस हो रहा है वो भी मैक्सिमम हो रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा ये धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगा क्योंकि आपने इस प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं और टेक्नोलॉजी के साथ में और बदलते समय के साथ में ये ऑब्सोलीट हो गया, ठीक है। अगर आपने अभी भी कोई चेंजेस नहीं किए इस स्टेज पर आकर भी, तो क्या होगा, ये इस प्रोडक्ट की डेथ हो जाएगी या फिर आपको इसे मार्केट से बाहर निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये जो लाइन है ये सेल्स वॉल्यूम बता रही है, ये आपकी सेल्स हो गई वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर आपका टाइम हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग वगैरह भी शुरू हो रही है, तो उसकी सेल्स वॉल्यूम जो है वो भी काफ़ी लो है और जो रिवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मार्केटिंग या सर्विसिंग कुछ भी कवर नहीं कर पा रहे। फिर ग्रोथ होनी शुरू हुई, ग्रोथ होते होते इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, वो भी बनने शुरू हो गए, प्लस आप ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच गए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सर्विसिंग, बेसिकली पूरा अगर हम मान के चलें इन सबको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो इक्वल हो रहा है आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया है उससे। तो अब इसके बाद में जो भी आपकी सेल होगी उसमें आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बस अभी इतना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंज्यूमर अवेयरनेस की, तो जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट करेगा ग्रोथ में। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। देखो, मैच्योरिटी में क्या है
कि आपका जो बिज़नेस है उस प्रोडक्ट के थ्रू हो रहा है वो अपनी पीक पर है। इसके अलावा जो कस्टमर बेस है वो बहुत वाइड हो चुका है ना? और रिजल्ट क्या हुआ है जिसकी वजह से मैक्सिमम सेल्स आपको हो रही हैं, सबसे ज़्यादा बिजनेस और प्रॉफिट आपको इसी एक ग्रो उसमें स्टेज में मिल रहा है। अब डिक्लाइन क्यों होने लग गया? क्योंकि प्रोडक्ट में कोई भी आप चेंजेस लेकर नहीं आ रहे, उसको इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, स्टेलनेस आ चुकी है। ठीक है, क्यों आ रही है? एक तो आपके कॉम्पिटिटर्स सेम प्रोडक्ट ले आए हैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो भी मार्केट में चल जाए। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा जो सैचुरेशन आ चुकी है आपकी खुद की सेल्स में, और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। ठीक है, अब डिक्लाइन स्टेज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट की डेथ ही करवा दे। हो सकता है आप उस प्रोडक्ट में और अच्छे चेंजेस ले आएँ और ज़्यादा इवॉल्व कर लें उसको मार्केट की नीड्स के अकॉर्डिंग, तो फिर वो दोबारा से आपकी मैच्योरिटी फेज़ में ही आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज में ही रहे, वो डिक्लाइन की तरफ ही नहीं आए, एज उसमें आप कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं। या आपने ग्रोथ फेज में ही समझ लिया था कि ये चैलेंजेस हमें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आते रहेंगे, तो आप कॉन्टिन्यूस वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि हो सकता है आप मैक्सिमम टाइम के लिए मैच्योरिटी स्टेज में ही रहें, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है। अब अगर हम बात करें कुछ प्रोडक्ट्स के साथ में क्या होता है कि जैसे ही वो इंट्रोड्यूस होते हैं तुरंत उनकी डेथ हो जाती है, उनकी बिल्कुल भी मार्केटिंग अच्छे से नहीं हुई, या तो फिर उनकी डिमांड ही नहीं थी मार्केट में, या तो फिर जब वो प्रोडक्ट आए तभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसने इस प्रोडक्ट को ऑब्सोलीट कर दिया। ठीक है ना? तो ऐसे टाइम में क्या है, ऐसे टाइम में आप कहेंगे कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डेथ हो चुकी है। ठीक है, या वो प्रोडक्ट अब वाइप आउट हो चुका है। अगर हम बात करें कि हमें किसी प्रोडक्ट को चलाना है तो हमें कोशिश करनी है उसकी ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज में ही हम उसमें चेंजेस लाना शुरू कर दें। और क्या कर सकते हैं हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, हमारा जो ग्रोथ और मैच्योरिटी फेज होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, तो उसमें क्यों ऐसा हो रहा है? हो सकता है कि हमारा ग्रोथ फेज बहुत शॉर्ट हो और फिर मैच्योरिटी फेज हमारा काफ़ी बड़ा हो, या ग्रोथ फेज हमारा जो है वो भी शॉर्ट है और मैच्योरिटी फेज भी शॉर्ट है। तो ऐसा हो सकता है किसी टेक्नोलॉजी की वजह से या किसी ट्रेंड की वजह से जो शॉर्ट टर्म था। ठीक है ना, समझ में आ गया? इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो पैकेजिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो रिपोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप उस पर कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहो। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर प्रोडक्ट्स की। तो अगर हमारे कंप्यूटर प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी अपग्रेड होती रहती है, और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये धीरे धीरे ऑब्सलीट होते चले जाते हैं, है ना? ऑब्सलीट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा, अब मान लो कि हमारे पास ATM कार्ड्स थे, अब धीरे धीरे क्या है, ये जो कार्ड्स हैं कार्डलेस सर्विसेज आने की वजह से ऑब्सलीट हो गए। क्यों ऑब्सलीट होते जा रहे हैं? क्योंकि अब सबके हाथ में फ़ोन है, वो फ़ोन से क्या करेंगे, अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं, और अगर उन्हें कैश विड्रॉ करना है तो भी वो कार्डलेस विड्रॉ कर सकते हैं, है ना? अगर ज़्यादा ATMs इस तरह से आ जाएंगे तो ये बिल्कुल ही ऑब्सलीट हो जाएंगे। तो इस वजह से भी हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट लाइफ जो है इनकी काफ़ी शॉर्ट होती है। अब अगर हम प्रोडक्ट्स को करें, प्रोडक्ट लाइफ देखें, तो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स भी दो तरीके के मेजरली होते हैं। एक होते हैं आपके कोर प्रोडक्ट्स, एक होते हैं आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स। कोर प्रोडक्ट्स कौन से हो गए? सेविंग अकाउंट है आपका, क्या सेविंग अकाउंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए जाते हैं? नहीं किए जाते। सबको पता है हर एक बैंक जो है वो सेविंग अकाउंट तो देता ही है, करेंट अकाउंट तो देता ही है ना, टर्म अकाउंट्स तो देता ही है। लेकिन ऑगमेंटेड में क्या है, हो सकता है कि कोई एक ऐसा बैंक है जो आपको पर्सनलाइज चेकबुक देता हो, दूसरा बैंक नहीं देता हो। तो हमने क्या किया, हमारे इस अकाउंट में कुछ और सर्विसेज ऐड कर दी, जैसे कि इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया, जो सर्विसेज हमें कोर से मिल रही थी उसके एडिशन में कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। आगे समझ में? चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर वही आ गया कि भाई एक डिकेड पहले क्या था, ATM कार्ड जो था वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट था, लेकिन अब क्या है, वो साथ में चलता है कोर प्रोडक्ट के, कि अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया तो आपको चेकबुक, ATM कार्ड, है ना, ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से भी चेंजेस हो रहे हैं, और हो सकता है कि ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो है वो कोर प्रोडक्ट भी बन जाए। अब बात करें हम इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इनसे क्या हुआ, इनसे जो कोर प्रोडक्ट्स थे और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स थे उनका पूरा सिनेरियो चेंज हो गया।
अब जो कोर प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स के भी कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, ठीक है ना। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स में अब हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग प्लस हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट्स इनके साथ टैग होकर आ गए। चलिए अब अगर हम बात करें डिफरेंट बैंक्स की, तो वो अलग अलग फीचर्स के साथ में अपने प्रोडक्ट्स देते हैं। जब वो अलग अलग फीचर्स के साथ में अपने प्रोडक्ट्स देते हैं तो क्या वो फीचर्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं? नहीं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो बैंक्स हैं इनके कैसे प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं या कैसे इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं? इसमें डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है ब्रांडिंग, ठीक है। अब ब्रांडिंग दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड, एक होता है कॉर्पोरेट बेस्ड, ठीक है। अब कॉर्पोरेट बेस्ड में क्या होगा वो भी मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम समझते हैं प्रोडक्ट बेस्ड, जिसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैगी। तो मान लो दोस्तों आपके पास में घर में एक छोटा बच्चा है, तो उसको अगर नूडल्स खाने हैं तो वो आपसे क्या ये कहेगा कि मुझे सनफिस्ट के नूडल्स ला कर दो, या वो ये कहेगा कि नूडल्स ला कर दो? मेजरली लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें मैगी ला कर दो, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता होता था कि मैगी जो है वो नेस्ले से है, ठीक है ना। लेकिन मैगी एज क्या बन गया, प्रोडक्ट हो गई, उसकी ब्रांडिंग इस तरह से हो गई कि लोग अब नूडल्स को मैगी के नाम से जानने लग गए। वहीं पर अगर हम कॉर्पोरेट प्रोडक्ट की बात करें कि कॉर्पोरेट ब्रांडिंग कैसे होती है, तो पहले इंश्योरेंस पॉलिसीज मेजरली जो मिलती थी वो LIC से मिलती थी, ठीक है। तो लोग क्या बोलते थे, हमने LIC की पॉलिसी खरीदी। अब उन्हें कोई और पॉलिसी, मान लो उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस लिया, अब उन्हें मान लो कोई और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी लेना है, तो वो क्या कोशिश करेंगे कि वो भी उनको LIC से ही मिल जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी भी मतलब प्रोडक्ट को, या फिर जैसे मान लो इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस को ओवरऑल पहले कैसे जाना जाने लग गया था, LIC के नाम से। अगर नूडल्स है तो नूडल्स को किसके नाम से जाने लग गया था, मैगी के। तो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग इस तरह से हो रही है, या फिर कंपनी की ब्रांडिंग इस तरह से हो रही है। अब हमने देख लिया कि कौन से दो टाइप्स हैं, प्रोडक्ट ब्रांडिंग जहां पर हम प्रोडक्ट को रिकॉल कर पा रहे हैं, इस तरह की ब्रांडिंग कर रहे हैं। कॉर्पोरेट जहां पर हम डायरेक्टली बैंक के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब अगर हम बात करें कोर प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पर हमें लेस मार्केटिंग करनी होती है। क्यों लेस मार्केटिंग करें, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर एक बिजनेस अगर इस लाइन में है तो वो प्रोवाइड करेगा ही। तो हर एक बैंक आपको सेविंग अकाउंट तो देता ही है, करेंट अकाउंट तो देता ही है, ठीक है। तो इसलिए हमें इनकी ज़्यादा वो मार्केटिंग नहीं करनी। लेकिन ऑगमेंटेड है अगर प्रोडक्ट, तो हमें तो बताना पड़ेगा ना अपने कस्टमर्स को कि हम इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ऐसा तो है नहीं उन्हें सपना आ जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी। चलिए अब अगर हम बात करें कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई करेंगे डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स में, या फिर एसेट प्रोडक्ट्स जिसको हम रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट्स कहेंगे, एंड अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एसेट प्रोडक्ट और लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्टिल एक बार आपको सिंपल से बताऊंगी, एग्जाम्पल के साथ नहीं बता रही। जो बैंक के लिए हमारे पास में पैसे, अगर हमने बैंक से लोन लिया तो वो लोन पर हम क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर बैंक को क्या हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारे इंटरेस्ट से। इसलिए उनका दिया हुआ लोन वो हमारे लिए एक लायबिलिटी मगर बैंक के लिए एक एसेट बन जाता है। वहीं पर जो हमने उनको पैसे दिए उससे हम उनसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो क्योंकि हम उनसे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये उनके ऊपर एक उधारी की तरह काम कर रहा है, उनके ऊपर एक लायबिलिटी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं डिपॉजिट प्रोडक्ट्स की। डिपॉजिट प्रोडक्ट्स में क्या होगा, डिमांड डिपॉजिट्स, करेंट डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट्स में क्या रहेगा आपका, बेसिकली जो फिक्स्ड टर्म्स के लिए आपके ये रहते हैं, सॉरी डिमांड डिपॉजिट्स में आपके आएंगे सेविंग अकाउंट है ना, करेंट अकाउंट, जहाँ पर जब आपको डिमांड हो तब आप विड्रॉ कर सकते हैं। करेंट डिपॉजिट्स में क्या होगा, जो बिजनेसेस के लिए आपके करेंट अकाउंट्स वगैरह हो गए। फिर टर्म डिपॉजिट्स में क्या आएगा आपका, जो आपके फिक्स्ड टर्म के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी मैच्योरिटी के बाद ही आप उन्हें विड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स की। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या आएगा आपका, कासा डिपॉजिट्स आएगा। कासा डिपॉजिट्स में क्या रहेगा, करेंट अकाउंट्स, ठीक है, कोर करेंट अकाउंट्स, जहाँ पर आप बेसिक करेंट अकाउंट्स एक चेकबुक के साथ दे रहे हैं। ऑगमेंटेड में क्या होगा कि आप कोर वाले सर्विस तो दे ही रहे हैं, प्लस वैल्यू एडिशन सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि आपने एक टैग्ड इंश्योरेंस कवर दे दिया और कुछ अदर कंसेशंस दे दिए।
फिर बेसिक सेविंग अकाउंट हो गए, ठीक है। बेसिक सेविंग अकाउंट में क्या है कासा में कि आपने बेसिक सेविंग अकाउंट दे दिया। अगर हम ऑगमेंट के लिए बात करेंगे तो वैल्यू एडिशन में आपने इंश्योरेंस दे दिया, पर्सनल एक्सीडेंट कवर दे दिया कि भाई अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको इतने रुपए का कवरेज दे रहे हैं, उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए, या फिर उनकी फैमिली जो है उनको मिलेंगे, या डिसेबिलिटी कॉज हो जाती है तो 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, डेथ हो जाती है 5 लाख मिलेंगे। इस तरीके के एक्सीडेंटल कवरेज हो गई। फिर स्वीप एंड स्वीप आउट फैसिलिटीज हो गई, है ना। अदर कंसेशन फीस हो गई कि भाई हम आपसे रेमिटेंस वगैरह से रिलेटेड पैसे नहीं लेंगे। अच्छा, अब स्वीप एंड स्वीप आउट फैसिलिटीज क्या होती हैं? मान लो एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है, जहां पर मिनिमम बैलेंस आपको 1000 रुपये रखना है। अब आपने यहाँ पर बैलेंस रखा 1500 रुपये का, तो ये जो एक्स्ट्रा 500 रुपये होंगे इनको फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह आपका बैंक ट्रीट कर कर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देगा। जब वो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहा है इसमें फिक्स डिपॉजिट की तरह इसको ट्रीट करते हुए, तो फिर आपको एडिशनल बेनिफिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं सेविंग से। तो इसी को आप क्या बोल रहे हैं? स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटीज, ठीक है। अगर एक फैसिलिटी ये हो गई, दूसरी क्या है कि आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट में आपने जो पैसे लगाए थे, ठीक है, वहाँ से आपको कुछ विड्रॉ करने हैं तो आप वो विड्रॉ कर सकते हैं जस्ट लाइक अ सेविंग बैंक अकाउंट, और आपके ऊपर आपको वहाँ पर थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा उस पैसे के ऊपर, ठीक है। उतने टर्म के लिए ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा और उसमें भी कुछ परसेंटेज कम मिलेगा। तो इस तरीके से आपके क्या हो गए? स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटीज़। चलिए अब बात करते हैं टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स के बारे में। टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हो गए जो एक फिक्स्ड टर्म के लिए होते हैं। अगर प्रोडक्ट्स फिक्स्ड टर्म के लिए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मैच्योरिटी के बाद ही विड्रॉ हो सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट एक बार में चली जाएगी? नहीं, कुछ में जाएगी, कुछ में नहीं जाएगी। अगर रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं तो फिर आप हर महीने एक फिक्स्ड पीरियड में क्या करेंगे? कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। लेकिन अगर फिक्स्ड डिपॉजिट है तो फिर आप फिक्स्ड अमाउंट पीरियड के लिए लगा देंगे। अगर कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा? आप फिक्स्ड अमाउंट दे रहे होंगे हर महीने, ठीक है, जो कि लॉक इन पीरियड इसका 5 साल है या फिर जो भी फिक्स्ड पीरियड रहेगा। समझ में आ गया? तो वो डिपॉजिट जहाँ पर आप मंथली बेसिस पर डिपॉजिट्स कर रहे हैं। इसके अलावा टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जो होंगे वो रेलेवेंट पीरियड पर लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस पर 5000 रुपये पर लगेगा, यहाँ पर आपने 7000 लगाए तो 7 और 5 12 हो गए, तो सेकेंड मंथ से 12000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फिर आपने 3 और लगा दिए तो इसके नेक्स्ट मंथ से 15000 रुपये के ऊपर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें आपकी अमाउंट होगी वो आप हर महीने पे कर सकते हैं, है ना। और इंटरेस्ट आपको कैसे मिलेगा? इसमें क्वार्टरली बेसिस पर मिल सकता है। अब बात करें फिक्स्ड डिपॉजिट की, तो फिक्स्ड पीरियड के लिए आप इसमें पैसे लगा रहे हैं, जो इंटरेस्ट आपने रिसीव किया उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो मंथली, क्वार्टरली बेसिस पर आपको मिल सकता है या फिर हाफ ईयरली बेसिस पर मिल सकता है। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की तो इसमें क्या होगा? रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट का कॉम्बिनेशन है, तो जो पहला पार्ट होगा वो आरडी के फॉर्म में होगा और जो सेकंड पार्ट होगा वो फिक्स्ड डिपॉजिट के फॉर्म में होगा। चलिए अब बात करते हैं सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स की। तो आरबीआई बोलता है कि या तो आप बोलो कि भाई सेविंग अकाउंट, या आप बोलो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, या फिर आप बोलो सेविंग डिपॉजिट, बात एक ही है, ठीक है। ये सब एक ही चीज़ है। यहाँ पर क्या होगा? आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, जैसे कितने नंबर ऑफ विड्रॉल्स आप कर सकते हैं, कितनी अमाउंट का विड्रॉल आप कर सकते हैं किसी एक पीरियड में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हर एक बैंक की अपनी अपनी स्पेसिफाइड होंगी और अपने बैंक्स अपने हिसाब से आपको बता देंगे। अब ये बेसिकली होते क्यों हैं? ऐसे जैसे इनका नाम बताता है, ये सेविंग्स की हैबिट को ग्रो करने के लिए होते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करो। इसमें जो आपके बैंक के साथ आपका रिश्ता है वो डिपॉजिटर के साथ में कैसा होगा? वो होगा डेटर एंड क्रेडिटर। क्रेडिट कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अपने अकाउंट में पैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कौन हो गए? क्रेडिटर हो गए। आपके जो पैसे हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको कौन पे कर रहा है? बैंक कर रहा है, तो वो क्या होगा? डेटर हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सेविंग बैंक रूल्स जो होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के लिए बता दिए जाएंगे जब उनका अकाउंट खुल रहा होगा, ठीक है ना।
तो जब बेसिकली आप अपना अकाउंट खुलने के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे तब आपको सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दे दी जाएगी, और जब आप साइन कर देंगे फॉर्म पर तो माना जाएगा कि आपको वो सब चीज़ें समझ आ चुकी हैं और आपका एसेंट हमने ले लिया है। इसके बाद में अगर हम बात करें, सेविंग डिपॉजिट्स जो होते हैं ना, बैंक के बहुत बड़ा पार्ट होते हैं डिपॉजिट्स का, ठीक है। करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स भी होते हैं, फिक्स्ड भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो ये बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट इनको पर बैंक्स को पे करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा इनको डिपॉजिट छोटे छोटे अमाउंट में आता रहता है, तो इस पैसे को बैंक्स यूज़ कर दूसरे लोन्स या क्रेडिट्स दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो बैंक्स अपने स्वीप इन या स्वीप आउट फैसिलिटीज़ ऑफर करते हैं विद मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स, इससे क्या होगा, जो पेमेंट होगा इंटरेस्ट रेट का वो भी एप्लीकेबल होगा टू टर्म डिपॉजिट्स, मतलब कि हायर इंटरेस्ट रेट्स आप ऑफर कर पाते हो। चलो, ऑपरेशनल एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले तो सेविंग हैबिट को ये प्रमोट कर रहा है। दूसरा, जो डिपॉजिटर है उसको थोड़ी और इनकम मिल जा रही है। इसके अलावा डिपॉजिटर जो है वो अगर चेक्स इशू करवाए हैं उसने, ठीक है, तो फिर उन सारे पेमेंट्स को कर पाएगा अपने अकाउंट के थ्रू। इसके अलावा जो इनकम्स वगैरह आती हैं सैलरीड लोगों की, वो आप पता कर सकते हैं कि कितनी इनकम आपको पूरे साल में आई है, कितनी इनकम आपकी है। इसके अलावा आप अपनी इनकम रिसीव कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। और क्या होगा, आपकी जो पासबुक होगी वो आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह वर्क कर जाएगी। और क्या रहता है, इसके अलावा जो आपको बेसिकली अगर इमीडिएटली कुछ फंड्स निकालने हैं तो आप यूपीआई, एईपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस इन सब के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप बेसिकली रिकॉर्ड रख सकते हैं अपने सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का। आप ध्यान दे सकते हैं कि आपको कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, वहाँ पर अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप सेविंग अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नेफ्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, आरटीजीएस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हमारे सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं तो इनके साथ आपको एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ वैल्यू एडिशन सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं ऑगमेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे इंश्योरेंस वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिए गए, है ना। अब इसके अलावा आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोला जिसे बोलते हैं बीएसबीडीए। बीएसबीडीए का क्या फ़ायदा है? बीएसबीडीए का फ़ायदा है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा सैलरीज नहीं है, जो एक मिनिमम अकाउंट, बेसिकली एक मिनिमम अमाउंट अपने अकाउंट में होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। उनके लिए क्या है, बीएसबीडीए खोला गया। बीएसबीडीए किसकी जगह आया? नो फ्रिल सेविंग बैंक अकाउंट की जगह पर आया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें देखने हैं, ठीक है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं। ये एक तो नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज अब मतलब मानी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल सर्विस दे रहे हो अपने कस्टमर को। दूसरा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बैलेंस, मिनिमम बैलेंस रखो, आप 0 रुपीज़ के साथ में भी रह सकते हैं। फिर इसमें आपको एटीएम कार्ड्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, ताकि आप विड्रॉ कर सकें कैश, और आप फिजिकली ब्रांच पर आकर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। प्लस मान लो कि आपको कोई चेक मिला है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, फॉर एग्जांपल पेंशन के लिए मिला है, तो वो भी आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं और अपने पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जितने डिपॉजिट्स आप एक महीने में कर रहे हैं उस नंबर पर कोई भी आपकी लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप सिर्फ 4 बार विड्रॉ एक महीने के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर मान लो आपको इस पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर 10,000 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक अगर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपके अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा रुपये नहीं होने चाहिए, और आप पूरे साल में 1 लाख रुपए तक ही रख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया कि गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 50,000 और पूरे साल में 1 लाख वाला मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट इसमें। अभी आगे देख लेते हैं। इसमें एटीएम कार्ड या एटीएम कम डेबिट कार्ड की आपको वो मिलती है सुविधा। और क्या है, कोई भी चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगेंगे अगर आपका अकाउंट जो है वो ऑपरेटिव नहीं है, या इसको अकाउंट को जो है एक्टिवेट आपको करवाना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई और चार्जेस आपके ऊपर फालतू के लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा और क्या है, बैंक्स जो हैं अगर वो चाहते हैं कि वो कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज प्रोवाइड करें इन बैंक्स को कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगाकर, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या इनकी कोशिश होगी
कि आप बेसिकली जो मिनिमम सर्विसेज हैं वो तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, और जो आप एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज, वो भी ट्रांसपेरेंट बेसिस पर होनी चाहिए और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा ये जो बैंक अकाउंट्स हैं इसमें आपको KYC और AML गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होगा। आ गया इतना समझ? चलिए अब आगे देखिए, ये जो बैंक अकाउंट्स हैं इसमें आप इनके साथ में कोई और सेविंग अकाउंट नहीं रख सकते। मान लो आपके पास ऑलरेडी एक सेविंग अकाउंट है और आप BSBDA खुलवाना चाहते हो, तो क्या आप अकाउंट खुलवा सकते हो? हाँ, खुलवा सकते हो। या फिर आप सेविंग अकाउंट को साथ में रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो आपको वो अकाउंट कब तक बंद करवाना है? जिस दिन आपका BSBDA ओपन होगा उस दिन के से 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये सेविंग अकाउंट बंद करवाना होगा। ठीक है, तो अगर आपको बेसिकली क्या करना है, अगर एक कस्टमर के पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेविंग बैंक अकाउंट है तो फिर उनको विद इन 30 डेज उस अकाउंट को बंद करवाना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। ठीक है, इसके अलावा एग्जिस्टिंग बैंक नो फ्रिल्स फैसिलिटीज़ जो थी या फिर जो बैंक अकाउंट्स थे उनको आपने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया है BSBDA अकाउंट्स में। ठीक है, अगर कोई ऐसे अकाउंट्स थे जो कि सिंप्लीफाइड KYC नॉर्म्स के बेसिस पर खुले थे तो उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे? उनको फिर हम ट्रीट करेंगे स्मॉल अकाउंट की तरह। ठीक है, स्मॉल अकाउंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर? बेसिकली इन स्मॉल अकाउंट में अगर कोई लो रिस्क इंडिविजुअल कस्टमर है और उनके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर इनके पास में बेसिकली कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं जिससे कि ये कोई भी KYC का प्रोसीजर फॉलो कर पाएँ, तो वो क्या करेंगे? वो स्मॉल अकाउंट अपने लिए खुलवा लेंगे। अब ये जो स्मॉल अकाउंट खुलेगा इसमें क्या होगा, जो फॉर्म होगा आपका उसमें जो फोटोग्राफ होगी वो आप खुद से अटेस्ट करोगे। सेल्फ अटेस्टेड बोले तो खुद के सिग्नेचर आप करोगे, है ना। और जो सिग्नेचर होंगे बेसिकली जो थंब प्रिंट होगा या तो उससे कर लोगे आप। चलो इसके बाद बात करें हम, अगर हमारे BSBDA में हमें पैसे रखने हैं तो आप कितने रख सकते हो? एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड अमाउंट नहीं करनी चाहिए। सारे जो विड्रॉल्स एक महीने में होंगे वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर किसी एक पॉइंट पर आप देखेंगे तो जो आपके अकाउंट में पैसे हैं वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो फॉरेन रेमिटेंस सर्विसेज हैं आपको अगर चाहिए तो फिर आपको कंप्लीट करनी होंगी अपनी नॉर्मल KYC फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ 1 लाख और 50,000 वाला। मान लो कि मिस्टर चिंकू को अभी इस बार एक साथ में 1 लाख रुपए अपनी फसल से मिले, तो क्या वो 1 लाख के 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल सकते हैं? नहीं। लेकिन मान लो 2 सीज़न में उनको 50-50 हज़ार रुपये मिले, तो इस सीज़न में 50,000 मिले जो इस सीज़न में उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर विड्रॉ कर लिए। फिर अब उनको नेक्स्ट सीज़न में फिर से मिले तो उन्होंने फिर से 50,000 डिपॉजिट कर दिए। तो बेसिकली ये वो कर सकते हैं कि जब यहाँ पर बेसिकली हर एक टाइम पर आपके पास 50,000 रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन एक साल में टोटल आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो 1 लाख रुपए तक हो सकते हैं। आगे समझ में? अब बात करें अगर हम स्मॉल अकाउंट्स की, तो स्मॉल अकाउंट्स जो होंगे वो हमारे 12 महीने के लिए वैलिड रहेंगे, जिसको अगर आपने OVDs प्रोवाइड कर दी तो और 24 बेसिकली और 12 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्मॉल अकाउंट कितने महीने के लिए वैलिड है, तो आप कहेंगे मैक्सिमम 24 मंथ्स के लिए। मैं पूछूं अगर एक स्मॉल अकाउंट है जहां पर KYC डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो वो कितने मंथ्स के लिए आपका वैलिड है, तो आप बोलोगे 12 महीने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्मॉल अकाउंट्स कैसे खुलेंगे, तो स्मॉल अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से खुल सकते हैं। एक तो आप जाइए ब्रांच में, फिजिकल ब्रांच में आप जाएंगे और वहाँ पर अपने अकाउंट खुलवा लेंगे। एक आप किसी भी CBS पर जाइए और वहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इनके थ्रू आपके अकाउंट नहीं खोले जाएंगे। ओके, समझ में आ गया इतना? अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। पहले कौन हमें इंटरेस्ट रेट बता रहा था? RBI। अब हमें इंटरेस्ट रेट्स कौन बता रहे हैं? बैंक्स। बैंक्स कैसे बता रहे हैं? एक पॉलिसी बनाएंगे बैंक्स अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, या फिर एक ऐसी कमिटी जिसको सेम पावर दी गई होगी बैंक के अंदर, ठीक है, वो बताएंगे कि हमारा ना इंटरेस्ट रेट से लेकर
ये वाली पॉलिसी है, इस पॉलिसी के हिसाब से हम इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, जहां वो अपने रेपो रेट्स की बात कर सकते हैं, बैंक रेट्स की बात कर सकते हैं, जिसके अराउंड वो अपने इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, बैंक्स को ऑटोनॉमी दे दी गई है कि आप अपने सेविंग बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स खुद से डिसाइड कर लो। आ गया समझ में इतना? अब अगर हम आगे बात करें कि हमारा और क्या कंडीशंस लगी होती हैं, ये जो यूनिफॉर्म होने चाहिए हमारे रेट्स। क्यों? ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर कस्टमर एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन में है, फॉर एग्जांपल इन नदर्न स्टेट में है, ठीक है, पंजाब में, तो उनको मिल रहा है लो इंटरेस्ट रेट, जबकि वो साउथ में है कोई और कस्टमर, तो उनको मिल रहा है हाई। नहीं, ये आपकी सारी ब्रांचेस पर एकदम ही यूनिफॉर्म होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पर। और क्या कंडीशंस हैं? और कंडीशंस हैं कि जो आपके इंटरेस्ट रेट्स लग रहे हैं, ठीक है, वो आपको पहले से ही इन एडवांस इन्फॉर्म करना है अगर वो चेंजेस उसमें कुछ भी होंगे। ठीक है, और क्या है, आपके जो रेट्स होंगे वो डिपॉजिटर्स के बीच में नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बैंक अपने कस्टमर से नेगोशिएट कर रहा है कि चलो तुम्हें 0.5% हम और इंटरेस्ट रेट दे देंगे जितना हम देते हैं अपने बाकी कस्टमर्स को, अगर आप हमारे यहाँ ये अकाउंट खुलवा रहे हो। ये सब नहीं होना है। और क्या है, इसके अलावा जो हमारे यूनिफॉर्म होने चाहिए इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स अप टू ₹1,00,000। अगर हम सेविंग डिपॉजिट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो 1,00,000 रुपये तक सभी को सेम मिलना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि 1,00,000 से 2,00,000 वालों के लिए फिर 2% ज़्यादा हो जाए या आधा % ज़्यादा हो जाए, 5,00,000 से ऊपर वालों के लिए 7% हो जाए। वो बैंक की अपनी पॉलिसी है, उनके अपने हिसाब से होगा। लेकिन 1,00,000 तक अगर आपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रखे हैं, ठीक है, तो सभी के लिए बेसिकली सेम इंटरेस्ट रेट रहेगा। ओके, चलो और बात करते हैं हम कि भाई हमारे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कैसे लगेगा। तो अगर आपका जो बेसिकली मान लो एक तो ये समझो कि अगर आपका बैलेंस जो है वो एंड ऑफ द डे सेविंग बैलेंस आपका 1,00,000 से ज़्यादा लग रहा है, तो बैंक क्या करेंगे, वो डिफरेंशियल रेट्स दे सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे बैंक्स जो है वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं टू डिपॉजिट हायर अमाउंट्स, है ना। चलिए, इसके अलावा और क्या है कि भाई हमारी जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है कंप्यूटराइजेशन की कमर्शियल बैंक ब्रांचेस में, उसके इम्प्रूव करने के लिए ये बोला गया है कि जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट्स पर वो डेली प्रोडक्ट बेसिस के हिसाब से होने चाहिए। मतलब आज आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं उसके हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना, चाहे वो आप मंथली पे करो या क्वार्टरली पे करो, ये आपके ऊपर है। तो डिफरेंट बैंक्स क्या कर रहे हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स लगा रहे हैं सेविंग बैंक डिपॉजिट्स पर। ठीक है, ज़्यादातर जो बैंक्स होते हैं वो डिपॉजिट्स जो लगा रहे हैं उनको पे करते हैं एट क्वार्टरली रेस्ट्स। ठीक है, ऑन डेली प्रोडक्ट बेसिस। बेसिकली मान लो आज आपने 1 रुपये का इंटरेस्ट कमाया, कल 2 रुपये का, परसों 1.5 रुपये का। अब आप कितना भी कमा लो, लेकिन जब क्वार्टर एंड होगा ये सब क्यूमुलेट होकर आपको एक साथ तभी मिलेंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं करेंट अकाउंट की। करेंट अकाउंट में क्या है, अच्छा वो क्वार्टरली वाला ना कंपलसरी नहीं है, मंथली भी कर सकते हैं बैंक्स। मैंने आपको समझाया है कि क्वार्टरली कैसे वो लोग पे कर रहे हैं और डेली प्रोडक्ट बेसिस पर कैसे होगा। ठीक है, सबसे बड़ी करेंट अकाउंट की क्या फीचर है, इस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट अलाउड नहीं है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा इसका फीचर है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है, इंटरेस्ट के बिना अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो वाई नॉट। इसके अलावा आपको जो करेंट अकाउंट्स हैं वो बिजनेसेस वगैरह खोलते हैं तो उनको लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए, राइट। अच्छा, इसमें आप कितने भी पैसे कभी भी निकाल सकते हो जब भी आपके पास में ज़रूरत है। इसकी जो लिमिट होती है वो सेविंग अकाउंट से थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन पहले से एग्रीड अपॉन होती है। ठीक है, और एज लॉन्ग एज आपके पास में इनफ पैसे हैं। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस या नॉन बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे आपके जो बैंक होल्डर्स हैं, सॉरी अकाउंट के लिए जहाँ पर आपका अकाउंट है वो बैंक्स हैं, वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। आरबीआई क्या कर रहा है, वो प्रोहिबिट कर रहा है कि आपको कोई भी पेमेंट इंटरेस्ट की अपने करेंट अकाउंट्स पर नहीं करनी। ठीक है, एक्सेप्ट आप पहले से आरबीआई से अप्रूवल ले लो। थर्ड पार्टी चेक्स होंगे अगर आपके, या चेक्स विद एंडोर्समेंट्स होंगे,
तो वो आप करेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि आप अमाउंट कलेक्शन कर पाएँ, ठीक है, या फिर कोई भी आपको अकाउंट से क्रेडिट्स करवाने हैं। इसके अलावा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि आपने कितने जो है नंबर या अमाउंट विड्रॉ की है इन द अकाउंट एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, पहले मैं आपको वो समझा दूं। मिस्टर चिंकू को पेमेंट करना था XYZ फर्म को, कितना पेमेंट करना था, 12.5 लाख रुपए का पेमेंट करना था। अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए थे, तो बैंक क्या करेगी, 2.5 लाख रुपए अपनी तरफ से देते हुए इनको 12.5 लाख रुपए पेमेंट कर देगी, ठीक है। क्यों कर देगी, क्योंकि बैंक हो सकता है 2.5 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल कर रही है, इसीलिए, ठीक है। तो ये प्रायर अरेंजमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि सभी करंट अकाउंट्स में बैंक को देना ही देना है। ये बैंक्स अपने हिसाब से लिमिट्स एंड सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, जैसे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स में होता था। इसके अलावा चेक बुक्स जो होंगी वो सारे ही करेंट अकाउंट्स में इशू की जाती हैं विद सर्टेन एक्सेप्शंस। अब अगर हम बात करें करेंट अकाउंट्स की, तो हमने देखा था कासा होता है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो करेंट अकाउंट्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनमें आपको इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट्स मिल रहे हैं तो क्या होगा, जो आपने इंटरेस्ट पे किया वो आपका कम हो गया। इंटरेस्ट पे कम होने से क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड में से अगर आप इंटरेस्ट पेड का डिफरेंस निकालेंगे, जैसा आपने ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी के चैप्टर में पढ़ा है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन या इंटरेस्ट स्प्रेड आपका बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से कासास जो होते हैं ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं। दूसरी बात, आप क्योंकि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स दे पाओ, प्लस आप जिन लोगों ने कासा अकाउंट्स खोल रखे होते हैं, सॉरी करेंट अकाउंट्स खोल रखे होते हैं, उनको थोड़े लोअर रेट्स पर अपने लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं। समझ में आ गया। और हर एक बैंक क्या ट्राई करता है, कासा डिपॉजिट्स उनके पास हाई से हाई परसेंटेजेस में आते रहें, ठीक है। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर फॉरेन बैंक्स और हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, तो उनके पास में अगर हम कासा डिपॉजिट रेशियो देखें तो वो मोर देन 35% है, दैट इज़ 1/3% ऑफ ओवरऑल डिपॉजिट्स, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं टर्म डिपॉजिट की। टर्म डिपॉजिट क्या हुआ, टर्म बोले तो टाइम, टाइम बोले तो फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड पीरियड बोले तो आप मैच्योरिटी के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक फिक्स्ड अमाउंट, सॉरी एक फिक्स टाइम के लिए आपने अपनी अमाउंट जो है वो बैंक में रख दी। अब बात करें ओवरड्यू डिपॉजिट्स की। ओवरड्यू डिपॉजिट्स क्या हो गए, वो डिपॉजिट्स जो आपके फिक्स्ड पीरियड को क्रॉस कर चुके हैं, बोले तो मैच्योर ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन जो इसको लेने के लिए लोग हैं, जो इसके कस्टमर्स हैं, वो अभी अपने पैसे लेने नहीं आए। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो आपको ओवरड्यू डिपॉजिट होगा वो डिमांड डिपॉजिट या फिर सेविंग अकाउंट की तरह आपके लिए वर्क करेगा, जहां पर बैंक आपको सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट दे रही है उतना इंटरेस्ट रेट देती रहेगी। समझ में आ गया। ओवरड्यू डिपॉजिट्स विच आर नॉट विदड्रॉन ऑन मैच्योरिटी डेट्स एंड नोटिस मनी विच इज नॉट विदड्रॉन ऑन द एक्सपायरी। जो आपकी नोटिस मनी है ना, शॉर्ट टर्म मनी जो हो गई आपकी, तो वो आपने नहीं ली जब एक्सपायरी हो गई। अच्छा अब बात करें टर्म डिपॉजिट्स की, तो यहाँ पर क्या है, बैंक्स अलग अलग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि भाई हम मंथली पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट की, हम क्वार्टरली पेमेंट करेंगे, फिर हम हो सकता है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड कर दें। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी टर्म डिपॉजिट में। अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि जो आपके कस्टमर हैं वो इससे उनको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है और वो क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे अपने उसी अकाउंट में। उससे क्या फ़ायदा होगा, उनको हायर यील्ड मिलेगी, ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। आगे समझ में। बेसिकली मान लो आपने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, एक क्वार्टर के बाद में आपको इसमें 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो अब आप 12,05,000 रुपये जो है क्या इन्वेस्ट भी कर सकते हो। बेसिकली ये जो 5,000 है वो री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अनदर टाइप क्या है कि रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा,
इस महीने आपके पास 5,000 रुपये थे, अगले महीने आपके पास में फिर 5,000 रुपये हैं, ठीक है। आप अपनी सैलरी का एक कंपोनेंट हर महीने लगा रहे हो फिक्स टर्म के लिए। तो इस महीने 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा, अगले महीने 10 पर मिल जाएगा, उसके अगले महीने 15 पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या फ़ायदा हो रहा है कि आप छोटा अमाउंट अपना सेव करते जा रहे हो फिक्स पीरियड के लिए, तो आपको अच्छे इंटरेस्ट भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये एक चीज़ हो गई। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक बेसिकली सही टर्म, बार बार पैसे इन्वेस्ट करने पर भी एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है ना। अनदर टाइप, उसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट आपने ऑफ़र किया है अपने कस्टमर को, ठीक है, उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो सेपरेट अमाउंट्स को अपने विल एंड प्लेजर पर रखें। कैसे? मतलब बेसिकली मान लो कि मैंने 5,000 इस महीने करने हैं, 7,000 अगले महीने करने हैं, नेक्स्ट मंथ मेरे पास थोड़े एक्सपेंसेस आ गए, कोई फेस्टिवल आ गया तो 3,000 ही कर पा रही हूँ, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। ये भी एक ऑप्शन मेरे को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ क्या हो गई कि आप पैसे बार बार अलग अलग अमाउंट्स लगा सकते हो, लेकिन वो 1,000 के मल्टीपल्स में ही होने चाहिए। मतलब आप 1,000 भी कर सकते हो, 5,000 भी कर सकते हो, लेकिन 5,500 या फिर 1,500 या 1,700 ऐसी अमाउंट्स नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीपल्स में होना चाहिए 1,000 के ही सिर्फ। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा बेसिकली हो सकता है कि आप एक पार्ट जो है उसको विड्रॉ कर सकते हो, तो वो भी आप 1,000 के उसमें ही विड्रॉ कर सकते हो, है ना। चलिए, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास कॉम्बिनेशन डिपॉजिट स्कीम्स हैं, जहाँ पर क्या होगा कि अगर एक टर्म डिपॉजिट है आपका, वो मैच्योर हो गया लेकिन वो अनपेड है ना, जो उसकी प्रोसीड्स हैं वो अनपेड हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो अमाउंट है वो अनक्लेम्ड हो गया बैंक के पास में, तो वो भी एक अट्रैक्ट करेगा इंटरेस्ट रेट। कितना? जैसा मैंने आपको बताया, सेविंग अकाउंट जितना, ठीक है। अब हर एक टाइम डिपॉजिट जो हमारा होता है वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह वर्क करता है। और अगर हमारे पास मान लो कि मिस्टर चिंकू ने एक अपना टर्म डिपॉजिट बनवाया अपनी बेटी के नाम पर, एक टर्म डिपॉजिट अपने बेटे के नाम पर, एक अपनी वाइफ के और एक अपने नाम पर, तो हर एक टर्म डिपॉजिट एक अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना कि एक डिपॉजिट की तरह, ठीक है। अब बात करें, जो हमारे बैंक्स होते हैं वो अलग अलग टर्म डिपॉजिट्स ऑफर कर रहे होते हैं फ्लोटिंग रेट्स के साथ में। फ्लोटिंग रेट्स में क्या होगा, एक बेंचमार्क रेट होंगे कि इससे ऊपर अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट जाते हैं या इससे नीचे तो हम आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस रेंज में मार्केट रेट्स अगर चल रहे हैं तो इसी रेंज में आपको आपके टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर हम रेट्स इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हो गए और 5 साल का आप टाइम दे रहे हो, तो 5 साल में तो कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे में जो आपका रिस्क होगा वो थोड़ा मैनेज हो जाएगा टू लूज़ योर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क आपका थोड़ा कम हो जाएगा, प्लस आपको अर्निंग्स थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, तो एक ये सूटेबल ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें केवाईसी गाइडलाइंस की, केवाईसी गाइडलाइंस किस में आती हैं, वो आएंगी आपकी पीएमएलए एक्ट, पीएमएलए रूल्स एंड बेसिकली जो भी हमारी केवाईसी के लिए हमारी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। ये गाइडलाइंस क्यों है? ये गाइडलाइंस है ताकि लोग मनी लॉन्ड्रिंग ना करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि उनकी जो इनकम कैपेसिटी उन्होंने शो कर रखी है वो 10 लाख की है, अकाउंट में आ गए 1 करोड़ रुपए, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेगा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को समझने के लिए कि कस्टमर की क्या इनकम है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से वो बिज़नेस कर रहे हैं, क्या बिज़नेस है उनका, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं केवाईसी से, ठीक है। अब केवाईसी के लिए क्या हमारी पॉलिसी रहेगी, जो भी बैंक होगा उसके बीओडी जो होगी, या तो वो या तो कोई एक ऐसी कमेटी जो उनको ये पावर दे रहे हैं, वो ये देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी केवाईसी की पॉलिसी वर्क करेगी, ठीक है। अब केवाईसी पॉलिसी में अगर हम बात करें तो इसमें 4 की एलिमेंट्स होते हैं। एक होगा कस्टमर एक्सेप्टेंस, एक होगा रिस्क मैनेजमेंट, एक होगा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर और एक होगा मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि बैंक्स को क्या करना है, बैंक्स को कोशिश करनी है कि उनको किसी भी तरीके से किसी भी अनोनिमस पर्सन के नाम पर अपने अकाउंट्स नहीं खुलवाने।
दूसरा, बैंक्स को कोशिश करनी है कि जितने भी ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए जाएं, ठीक है। अगर बैंक को लग रहा है कि कस्टमर कोऑपरेट नहीं कर रहा तो उस टाइम पर वो मना कर सकते हैं कि हम आपके लिए अकाउंट नहीं खोलेंगे, या उनको लग रहा है ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये रिलायबल नहीं है, इनमें कुछ फर्जीवाड़ा है या ये कहीं से कटे फटे हैं तो हम इन्हें नहीं लेना चाहते, तो बैंक उसके लिए भी मना कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कस्टमर बहुत प्रेशर बनाने लग जाए अगर बैंकर पर, तो उन बैंकर को ऐसा नहीं है कि उनके प्रेशर में आ जाना है और अकाउंट खोल देना है, ठीक है। क्यों नहीं खोलना? क्योंकि केवाईसी पॉलिसीज़ में हमें ध्यान देना है कि हमें कस्टमर्स ऐसे ही एक्सेप्ट करने हैं जो कि एकदम रेलेवेंट हो, जो कि किसी भी तरीके के फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व नहीं हो, किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर पाए, ठीक है ना। इसी वजह से ना जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट है केवाईसी पॉलिसी में, उसमें हमने अपने कस्टमर्स को लो, मीडियम और हाई रिस्क में डिवाइड किया है। और हमने क्या किया है, कस्टमर की एक्सेप्टेंस पॉलिसी में ये ध्यान दिया है कि हमें वही हम डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करें जो कि बैंकर सेटिस्फाइड है कि एकदम करेक्ट है ना। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आरबीआई की जो लिस्ट है जिसमें उन्होंने प्रोवाइड करे हैं वो नाम जिनके ऊपर किसी तरीके के सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं करें, उनके अकाउंट्स हमारे बैंक में नहीं खोले जाएं। और ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग होती रहे, जैसा मैंने आपको 10 लाख और 1 करोड़ वाला एग्जांपल दिया कि किसी की इनकम 10 लाख है और पैसे आ रहे हैं उसके अकाउंट में 1 करोड़, तो बैंक क्वेश्चन कर सकता है। बैंक को क्या करनी है, मॉनिटरिंग करनी है ट्रांजेक्शन की। और क्या बैंक को इंश्योर करना है, बैंक को इंश्योर करना है कि बिना किसी सीडीडी प्रोसीजर के कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंट में नहीं हो, ठीक है ना, या फिर कोई भी अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप जो है उसे आगे नहीं लिया जाए या फिर कोई अकाउंट्स इस तरह से खोले नहीं जाएं। केवाईसी पर्पस से जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है वो अकाउंट खोलते टाइम में आप एक तो ले लें, प्लस अगर आपको लगता है कि पीरियोडिक अपडेशन इसकी रिक्वायर्ड है तो वो भी आप करते रहें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है एज अ बैंकर कि आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर एजुकेशन लोन के लिए अपने अकाउंट खुलवाना चाहता है तो आपको लग रहा है वो ग्रेजुएशन के लिए मांग रहे हैं मगर उनकी एज देखकर लग नहीं रहा कि वो अभी 12th पास किए होंगे, तो आप उनसे उनके 12th के सर्टिफिकेट्स मांग सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बेसिकली आपको लगता है कि कोई भी गाइडलाइंस आपको फॉलो करवानी है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मांग सकते हो। अब बात करें सीडीडी प्रोसीजर की, तो सीडीडी प्रोसीजर बेसिकली कस्टमर ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर जो होगा वो अगर आपके जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं तो उनके दोनों के होगा। ऐसा नहीं कि एक का हो गया अगर सीडीडी प्रोसीजर तो हमने एक अकाउंट आपको खोलकर दे दिया। दोनों कस्टमर दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं तो दोनों के ही अलग अलग अपने केवाईसीज होने ज़रूरी हैं, दिस इज़ मैंडेटरी। इसके अलावा जो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि कहीं पर हमारे जो कस्टमर है वो ये चाहता है कि मेरे अकाउंट से पैसे या फिर मेरे अकाउंट से कोई भी बैंकिंग सर्विस कोई और कर लाए, फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है या वो कोई बहुत सीनियर सिटीज़न है जो अभी बैंक में विजिट नहीं कर सकते, तो ये सारी कम्युनिकेशन भी अच्छे से बैंक के पास पहुंच जानी चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा एक सूटेबल सिस्टम आपको प्रोवाइड करना है जहां पर आपको ये चेक करना है कि आरबीआई की जो सैंक्शन लिस्ट है, आरबीआई उसके में जो नाम है वो किसी भी ऐसे आपके कस्टमर के नाम के साथ में या उसकी आइडेंटिटी के साथ में मैच तो नहीं कर रहे। नाम से यहाँ मतलब प्रॉपर आइडेंटिटी का है, अदरवाइज तो दो लोगों के सेम नेम भी हो सकते हैं, है ना। चलो रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया लो, मीडियम और हाई रिस्क में आपके जो कस्टमर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप असेसमेंट और रिस्क परसेप्शन कर पाएँ, पीरियोडिक अपडेशन करवा पाएँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लो रिस्क वाले की वो करनी है ना केवाईसी तो आप 10 साल में एक बार करवा सकते हो, मीडियम वाले की अगर आपको करवानी है तो 8 साल में, और हाई रिस्क वाले की अगर आपको करनी है तो 2 साल में एक बार एटलीस्ट आपको करवाना होगा। फॉर रिस्क मैनेजमेंट बैंक शैल हैव अ रिस्क बेस्ड अप्रोच। रिस्क बेस्ड अप्रोच में क्या होगा कि रिस्क कैटेगराइजेशन जो होगी वो आप पहले से अंडरटेक करोगे, किन किन पैरामीटर्स पर, कस्टमर की आइडेंटिटी, वो किस तरह का बिजनेस कर रहा है, उसका सोशल फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, ठीक है, उसकी बिजनेस एक्टिविटी कैसी है। मान लो सोशल फाइनेंशियल स्टेटस क्या, मान लो आपको पता है कि सोसाइटी में ऐसी बातें हो रही हैं कि ये बंदा तो पैसे लेकर बहुत बहुत टाइम के लिए भाग जाता है, तो आप सोचोगे ना उनको किसी भी तरह के लोन्स वगैरह देने से पहले तो रिस्क असेसमेंट करके रखोगे उनका, ठीक है, किस तरह का बिजनेस वो कर रहे हैं,
ऐसा तो नहीं है कमिटी वमिटी खोलने का काम करते हैं या लॉटरी वॉटरी का बिजनेस कर रहे हैं तो पता चला कि किसी दिन गायब हो गए, है ना। और उनका जो क्लाइंट है उनके क्या बिजनेस है और उनकी लोकेशन। अब इसके अलावा बात करें हम केवाईसी गाइडलाइंस की, तो इसमें और क्या क्या होगा कि जब हम कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर दैट इज CIP कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारे डिसीजन मेकिंग फंक्शंस हैं वो हमारे केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करके हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है यार ये बंदा तो बड़ा सीधा सा है या ये बंदी तो बहुत सीधी है तो इनका अकाउंट खोल कर दे दिया। नहीं, यू हैव टू मेक श्योर कि केवाईसी नॉर्म्स जो हैं वो फुलफिल आपके बैंक में अच्छे से हो रहे हैं। प्लस यू शुड नॉट आउटसोर्स इट। आउटसोर्सिंग क्या होती है कि मैंने किसी और ऑर्गेनाइजेशन या थर्ड पार्टी एजेंसी को बोला कि आप मेरे यहाँ से मेरे वाले प्रोडक्ट्स बेचो, ठीक है, और इसमें ये केवाईसी नॉर्म्स होते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आप सिलेक्ट करके इनसे ले लेना। नहीं, आप उनसे ये तो कह सकते हो कि भाई मेरी साइड से ये प्रोडक्ट बेच दो, लेकिन आप उनसे ये नहीं कह सकते कि आप मेरी जगह से केवाईसी नॉर्म्स भी चेक करके भेजो, ठीक है। फिर इसके अलावा किसी भी तरह का जो इंट्रोडक्शन होगा वो आप ओपनिंग अकाउंट के टाइम पर नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आप गए आपके मैनेजर से बोले ये देखिए ये वाला पर्सन है इसके लिए एक अकाउंट खुलवाना है आप प्लीज़ खोल दीजिए मैं इनको जानता हूँ। नहीं, ये सब नहीं होना है। केवाईसी गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो होनी है। इसके अलावा मान लो एक पर्सन है उन्होंने अपना वोटर ID कार्ड दे दिया, आप उनसे ये नहीं बोलेंगे कि आप मुझे अब आधार कार्ड भी ला कर दो, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्लस प्रूफ ऑफ एड्रेस की तरह वर्क कर रहा है। तो एक ही ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट भी वर्क कर जाएगा, दो की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। इसके अलावा जो कस्टमर्स हैं उनको ये ऑप्शन है कि वो 6 में से कोई सा भी एक OVD प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें हमारे RBI गाइडलाइंस की, तो RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके जो पासपोर्ट्स हैं या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आइडेंटिटी कार्ड या फिर वोटर आइडेंटिटी कार्ड कौन इशू करता है? ECI बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। या जॉब कार्ड जो आपका नरेगा करता है, नरेगा क्या होता है? बेसिकली प्रधानमंत्री का जो हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ना, उसके लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो उसको बेसिकली एक कार्ड मिलता है आपको जो उसमें 100 दिन का ना एम्प्लॉयमेंट मिलता है मनरेगा में, तो उसके लिए कार्ड दिया जाता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? साइंड होना चाहिए बाय एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर UIDA है उन्होंने आपको कोई एक लेटर प्रोवाइड कर दिया, क्यों प्रोवाइड कर दिया कि भाई किसी ने आधार एनरोलमेंट किया है लेकिन आधार कार्ड अभी उन्हें मिला नहीं है, तो यहाँ से आप UIDAI से एक लेटर ले सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पर क्या क्या होगा? नेम होगा, एड्रेस होगा और आधार नंबर होगा, ठीक है। या फिर एक लेटर ऐसा इशूड हो जहाँ पर NPR बेसिकली कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम एंड एड्रेस, ठीक है ना। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या था? अभी आपने देखा था ना हमारे यहाँ पर एक एक्ट आया था, CAA आया था, तो CAA में क्या हुआ था? NPR में जो लोगों का नाम था उन्हें सिटीजनशिप दे दी गई थी। तो बेसिकली वही सारी चीज़ें कि उस एक NPR में अगर किसी का नाम है तो फिर एक लेटर वहाँ की गवर्नमेंट इशू करके आपको दे सकती है। फिर इसके बाद में बात करें ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो फर्निश हो रही हैं हमारी कस्टमर्स के थ्रू, ठीक है, उनमें अपडेटेड एड्रेस होना चाहिए। अगर अपडेटेड एड्रेस नहीं है और एक लो रिस्क कस्टमर है तो आप उनको बोलेंगे कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप हमें ये लाकर दे देना, ठीक है। और क्या है, इसके अलावा हो सकता है कि आपके पास में ई डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल ई आधार है आपके पास में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी आपके OVDs में हम लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम उसमें? हम कर सकते हैं कि आपने कोई बिल प्रोवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, आपके घर में पाइप गैस आ रही है तो वो, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वाटर बिल्स कर सकते हैं, या फिर आप जो आपने म्यूनसिपल टैक्स भरा होगा या प्रॉपर्टी टैक्स भरा होगा उसकी रिसिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है, उनको पेंशन आती है, तो जो उनको पेंशन ऑर्डर्स हैं उनके, उसमें उनका एड्रेस वगैरह मेंशन्ड होगा, उसको भी वो एज अ OVD दिखा सकते हैं फॉर द प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। और कौन क्या दिखा सकते हैं? मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिसर हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर हैं जिनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिला है कि अब आपका नया घर ये वाला होगा, ऑफिशियल रेजिडेंस आपका ये रहेगा, तो उस टाइम के लिए आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या यूज़ हो सकता है? इसके अलावा अगर आपको अकाउंट खुलवाना है विद लिमिटेड KYC तो क्या होगा? कस्टमर को करेंट एड्रेस
विद इन अ प्रूफ ऑफ 3 मंथ्स प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम बात करें ई-केवाईसी सर्विस अगर यूआईडीएआई की हैं तो उन्हें भी आप केवाईसी वेरिफिकेशन में यूज़ कर सकते हो। और क्या चाहिए आपको, एक रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए। रीसेंट फोटोग्राफ के अलावा और क्या चाहिए, ऐसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए जहां से आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो पता किया जा सकता है, किसके थ्रू, रेगुलेटेड एंटिटी के थ्रू इन द केवाईसी पॉलिसी। अब बात करते हैं इनकम टैक्स रूल्स की। रूल 114B, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अगर आप एक अकाउंट खोल रहे हैं जहां पर आपकी जो बेसिकली अमाउंट उसमें डिपॉजिट कर रहे हो वो 50,000 से ज़्यादा है या 50,000 है, या फिर आपका जो अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हो वो 50,000 या 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट है, तो आपको लगेगा पैन कार्ड। कब नहीं लगेगा, अगर आपका BSBDA अकाउंट है या फिर आपके अकाउंट में 50,000 से कम डिपॉजिट्स हैं, ठीक है ना, तो आपको तब क्या है, आपको नहीं चाहिए। और क्या साथ में, अगर आपका कैश डिपॉजिट हो रहा है विद बैंक तो भी आपको पैन कार्ड चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया। अच्छा, ये ना कैश डिपॉजिट में आएगी सिचुएशन, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पैन कार्ड चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आपका पैन कार्ड आपके अकाउंट के साथ अटैच नहीं है। अगर अटैच्ड है तो फिर 50 क्या 1 लाख रुपये भी आप कर दो, ठीक है ना, 2 लाख तक का लिमिट है हमारी गवर्नमेंट का कैश के लिए। फिर अगर हम आगे बात करें तो हमारे कोई अगर एक पर्सन है, ठीक है, वो किसी एक ऐसे ट्रांजेक्शन में आ रहा है जहाँ पर वो ट्रांजेक्शन माइनर के थ्रू हो रहा है और उसमें हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में इनकम टैक्स को आप बेसिकली लग जाएगा। तो क्या है, बेसिकली आप बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आप एक माइनर हो, तो आपको पैन कार्ड यूज़ करना होगा। किसका पैन कार्ड होगा, माइनर के पास तो है नहीं, तो उसके फादर का या मदर का या उसके गार्जियन का। ठीक है, अगर मान लो कि आपके पास में पैन कार्ड नहीं है और आप 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपका अकाउंट जो है वो सीडेड नहीं है आपके पैन कार्ड से, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको फॉर्म 60A फिल करना होगा। ठीक है, ये क्या है, ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जहां आप बताओगे कि आप ये सच ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हो और उसकी इंफॉर्मेशन दोगे। ठीक है, अब आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग सेकंड अमेंडमेंट रूल्स। इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि अगर आप एलिजिबल हो कि आप आधार कार्ड के लिए एनरोल कर सकते हो, तो बैंक को आप क्या सबमिट करोगे, आप बैंक को बेसिकली सबमिट करोगे एक आधार नंबर जो UID ने दिया होगा और एक परमानेंट अकाउंट नंबर या फिर फॉर्म नंबर 60 एज डिफाइंड इन द इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है, RBI ने क्या बोला है, RBI ने बोला है अगर आप VCIP कर रहे हो तो आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है। VCIP क्या होता है, VCIP होता है वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। इसमें क्या होगा, मान लो एक इंस्टेंट अकाउंट आपका बैंक खोलने के लिए अभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें एक बैंकर कॉल करेगा, वीडियो कॉल करेगा अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू टू द कस्टमर and will ask them to produce all the documents that are related to KYC. He will ask them to sit straight and take a picture of that customer. He will ask the person to sign on a paper in front of the officer himself. ठीक है, देन उसके अलावा वो क्या बोलेगा, उसके अलावा वो बोलेगा कि आप एक बार अपना आधार कार्ड या फिर अपनी OVD दिखाइए हमें। ठीक है, और क्या है, उसके अलावा आपके जो बैंक हैं उनको प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं जो कि ऑन पार होंगे आपके फेस टू फेस CIP के। चलिए अब बात करते हैं हम ओपनिंग ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स। तो अगर हमारे बैंक्स अलग अलग बेसिकली अपने अकाउंट्स खुलवाने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स होंगे तो वो क्या कर रहे हैं, सेंट्रल लायबिलिटी प्रोसेसिंग सेंटर इसको यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर क्या होगा, ब्रांच पर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और यहाँ पर अपलोड कर दिए। PSBs क्या कर रहे हैं, वो कभी कभी तो ये वाला प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी क्या कर रहे हैं, ब्रांच पर ही सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करके आपको अकाउंट हैंड टू हैंड खोल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड वाले में आपकी जो एप्लीकेशन डिटेल्स होंगी और जो डॉक्यूमेंट्स होंगी वो स्कैन कर कर अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है ना, फिर
अगर हम बात करें PSBs की, तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो अपना कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिस पर वो काम करते हैं, और ये टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही अच्छा है और एट पार है विद देयर प्राइवेट काउंटर पार्ट्स, ठीक है ना। अच्छा, सेंट्रलाइज मॉडल जो है वो कुछ कुछ बैंक्स में पार्शियली भी यूज़ हो रहा है। पार्शियली क्यों यूज़ हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा कि अकाउंट जो होगा वो ओपन कर दिया जाएगा और आपको एक पासबुक प्रोवाइड कर दी जाएगी एट ब्रांच लेवल, और इशू हो जाएगा चेक और कार्ड थ्रू सेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर, ठीक है ना। तो अकाउंट आपका कहाँ खुल रहा है, आपका अकाउंट और आपकी पासबुक आपको मिल जाएगी बैंक में, और बाकी सारी चीज़ें आपको सेंट्रलाइज प्रोसीजर के थ्रू मिल जाएंगी, ठीक है ना। सेंट्रलाइज मॉडल में क्या होता है, आपकी जो डिटेल्स होती हैं वो ब्रांच के पास पहुंचाई गई, वहाँ से फिर आपके अकाउंट्स जो हैं वो सेंट्रली खोल दिए गए। आ गया समझ में। चलिए, अब अगर हम बात करें ओपनिंग ऑफ टर्म डिपॉजिट्स की, तो टर्म डिपॉजिट्स में क्या होगा, सभी जो बैंक्स हैं, ठीक है, वो ब्रांच लेवल पर अपने टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स खुलवाते हैं और इनकी रिसिप्ट्स प्रोवाइड करते हैं ब्रांच पर ही कस्टमर्स को, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप ले रहे हैं उससे आपको कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, ठीक है। अगर हम KYC की बात करें तो वो भी एक्सेप्ट हो रहा है आपके KYC वेरिफिकेशन में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी KYC डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं विद KYC फॉर्म एज एनेक्स्चर फॉर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ठीक है। अगर आप KYC फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो ये एक स्टैट्यूटरी, बेसिकली एक लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्टैट्यूटरी मतलब किसी एक एक्ट के अंडर ये आ रही है। किस ऑब्जेक्टिव से आ रही है कि आप कस्टमर के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनका बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, ना ही सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए, बल्कि आप ये भी चेक कर रहे हैं कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही, ठीक है ना। और KYC फॉर्म क्या कर रहा है, वो एक डेटाबेस आपके लिए तैयार करके दे रहा है, जहाँ पर आपको अपने बैंक्स के जो बेसिकली टाइप्स हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और क्रॉस सेलिंग करनी है तो वो आप कर पाओगे। अब बात करें कस्टमर ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर और KYC इंफॉर्मेशन की, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन करके दे रहा है, ये हमें करके दे रहा है CKYCR। तो बेसिकली सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री, जहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ऑथराइज कर रही है करसाई को। करसाई कौन है, जो हमारे बैड बैंक्स हैं या फिर जो बेसिकली हमारे NPAs हैं उनको रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह कर रही हैं, उन्हीं को ये और एक पार्ट ऑफ वो कर रही है, परफॉर्म करने के लिए दे रही है कि आप CKYC करके दो हमें, ठीक है ना। चलो, बैंक क्या करेंगे, वो KYC इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करेंगे और CKYCR के साथ में शेयर कर देंगे। अगर हम बात करें शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो भी अपलोड करते हैं KYC डेटा को, ठीक है, वो सारे के सारे न्यू इंडिविजुअल अकाउंट्स जो उनके 1 जनवरी से पहले, 1 जनवरी और 1 जनवरी के बाद खुले हैं, उसमें CRCI के साथ में शेयर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि PMLA रूल्स के अकॉर्डिंग वो वर्क कर पाएँ। अब डिटेल्स क्या क्या फर्निश हो सकती हैं एक KYC फॉर्म में, सबसे पहले आपका नाम और एड्रेस होगा, फिर आपके हस्बैंड का या फिर आपके फादर का, जो भी आपको बेसिकली आपकी डॉटर्स हैं, सन है, इन सब के नेम जाएंगे, ठीक है, आपकी मदर का। फिर टाइप ऑफ अकाउंट आपका पता चलेगा कि किस तरह का अकाउंट खोला है, सेविंग, करेंट, डिपॉजिट, लोन। फिर आपकी एज, फिर ऑक्यूपेशन क्या है आपका, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, नेशनैलिटी क्या है, अकोमोडेशन आपका कैसा है, रेंटेड है या खुद का है ना। फिर इसके अलावा डिटेल्स आपके पासपोर्ट की, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो किस चीज़ का बिज़नेस है वो सारी डिटेल्स, आपकी एनुअल इनकम क्या है, आपके सोर्स ऑफ बिजनेस फंड्स क्या क्या हैं, इनकम है, सैलरी है, या फिर आप शेयर्स वगैरह में लगाते हो, क्या क्या बिजनेसेस वगैरह से हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या पर्पस है कि आपने कोई अकाउंट खोला है, फिर आपके पास में जो डिपॉजिट्स हैं या फिर आपके कोई लोन्स हैं किसी भी बैंक अकाउंट में या किसी भी बैंक के साथ में, फिर आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसकी डिटेल्स, देन आपके टेलीफोन नंबर, टेलीफोन डिटेल्स, फिर आपके कन्वीनियंस कि भाई आपके पास टू व्हीलर है या फिर एक कार है या कुछ नहीं है ना। चलो, अब बात करें KYC फॉर्म्स की, तो KYC फॉर्म्स कैसे होते हैं, KYC फॉर्म्स जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं सभी को दिए जाते हैं जब वो अकाउंट खुलवा रहे होते हैं। वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, KYC के लिए आपको पीरियोडिक अपडेशन करनी होती है। जैसा मैंने बताया, अगर कोई हाई रिस्क कस्टमर है तो वंस इन एवरी 2 ईयर्स उसको क्या करना होगा, उसको अपना पेमेंट करना, बेसिकली KYC अपडेशन करवाना होगा, उसको 1 in 2 ईयर्स अपना पीरियोडिक अपडेशन करवाना होगा अगर हाई रिस्क है।
अगर मीडियम रिस्क वाला है तो वंस इन एवरी 8 ईयर करवाना होगा। अगर उसका लो रिस्क वाला कस्टमर है तो आपको क्या करना है, 10 साल में एक बार अपना इसको पीरियोडिक अपडेशन करवाना होगा। कंडीशंस और क्या हैं, फ्रेश प्रूफ देने हैं आपको अपने आइडेंटिटी के, ठीक है। और क्या करना है, आपको एड्रेस के फ्रेश प्रूफ्स देने हैं। किसको देने हैं, अगर आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, ठीक है ना। और जो कस्टमर्स हमारे लो रिस्क वाले हैं, ठीक है, अगर हमारा कोई भी चेंज नहीं है स्टेटस में तो फिर वो अपनी फ्रेश प्रूफ्स दे सकते हैं। इसके अलावा एक सर्टिफाइड कॉपी या फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉरवर्ड करना है किसी भी लो रिस्क कस्टमर को थ्रू मेल या पोस्ट इन केस ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस। अगर आप KYC अपडेशन करवाना चाहते हैं और आप एक लो रिस्क कस्टमर हैं तो आप क्या करोगे, आप मेल या पोस्ट से अपनी डिटेल्स जो भी हैं आपके लेटर्स वगैरह वो प्रोवाइड कर दोगे बैंक को। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब आप लो रिस्क वो है, फिजिकल प्रेजेंस आपकी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड जो हैं वो क्या है, 3 मंथ्स के रहेंगे आपके। तो वो कब से होंगे, जब आपका अकाउंट ओपन हो रहा है, ना कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है। जिस दिन आपका अकाउंट ओपन होगा उस दिन से। और क्या है इसके अलावा, फ्रेश फोटोग्राफ्स आपको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। किसको प्रोवाइड करने हैं, अपने बैंकर को। क्यों प्रोवाइड करने हैं, अगर मान लो आप एक माइनर थे और अब आपकी एज जो है वो 18 प्लस हो चुकी है तो आप एक मेजर बन गए हो, इसलिए आपको फ्रेश फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करने हैं। और क्या है, अगर आपका EKYC हो रहा है तो आपको OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन करवाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी पीरियोडिक अपडेशन अलाउड है कि आप EKYC बेस्ड OTP वाला जो आपका ये रहेगा वो करवा सकते हैं, ठीक है। कब करवा सकते हैं, जब आप न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हो। अब बात आती है क्रेडिट और एसेट प्रोडक्ट्स की। इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे आपके होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर रिटेल लोन्स। अगर हम बात करें तो इनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, ट्रेडिशनल क्रेडिट स्कीम्स एंड मार्केट ओरिएंटेड न्यू क्रेडिट स्कीम्स। ट्रेडिशनल क्रेडिट प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी क्रेडिट लिमिट्स हैं वो फिक्स हो गई हैं, है ना। और ये आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप विद इन लिमिट्स, ठीक है, इनको फ्रीली ऑपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ओवरड्राफ्ट स्कीम है, जैसा मैंने आपको बताया था, करेंट अकाउंट में आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर दी गई। देन डिमांड लोन्स हो गए कि आपके पास जो सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर आपने कोई लोन ले लिया। फिर टर्म लोन्स हो गए या बिल फाइनेंस हो गए। सो क्या होगा कि जो XYZ फर्म है उसको हमने बोला कि आप एक काम कीजिए, मुझे एक बिल प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। उन्होंने हमें एक बिल प्रोवाइड कर दिया। बिल क्यों प्रोवाइड किया उन्होंने हमें, क्योंकि हमने उनसे सामान खरीदा था। अब हम अपने बैंक के पास गए और बोला उनको कि ये जो पैसे हैं, ठीक है, ये हमें इनको देने हैं, तो ये सो एंड सो एक डेट होगी जिस पर आप हमारे अकाउंट से इनको ये प्रोवाइड कर दीजिएगा। या फिर मैंने कोई बिल अपनी तरफ से बेसिकली जनरेट किया एंड मेरे बैंक के पास बेसिकली XYZ गया अपने बैंक के पास और उनको बोला कि उनके बिहाफ पर ये पैसे मुझे दे दिए जाएं। तो ये हो गया हमारा बिल फाइनेंस फैसिलिटी, जहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्फ लिक्विडेटिंग विद द रियलाइजेशन ऑफ बिल्स परचेस्ड और डिस्काउंटेड। यहाँ पर क्या होता है, एक ना ऑलरेडी पीरियड डिसाइड होता है कि ये काम इस डेट में होगा, ठीक है, इसीलिए ये इतना बेनिफिशियल है। अब अगर हम बात करें रिटेल साइड की तो क्रेडिट स्कीम्स जो हैं वो हमारे बैंक्स क्यों ऑफर कर रहे हैं, बेसिकली डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स के लिए और डिफरेंट नीड्स के लिए कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी कुछ लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोफेशनल है, एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक डॉक्टर है, डॉक्टर को अभी अपनी फर्दर स्टडीज़ करनी है और ख़ुद को अपग्रेड करना है, तो ऐसे में वो एक लोन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम उन प्रोफेशनल्स के लिए अलग तरह के क्रेडिट स्कीम्स लेकर आएंगे। और क्या होगा, नीशे क्रेडिट स्कीम्स बनाई जा रही हैं, बेसिकली कुछ ऐसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक जहाँ पर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और कुछ एक पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट के लिए ही ये लोन्स होंगे। और ये जो सेगमेंट होगा ये बहुत ज़्यादा बड़ा लार्ज सेगमेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ से हमें उम्मीद है कि हम काफ़ी हाई प्रॉफिट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब अगर हम बात करें अदर सर्विस कैटेगरीज की तो क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बैंक्स।
हमारे बैंक्स रेमिटांस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप इशू करवा सकते हैं ड्राफ्ट्स, आप बैंकर्स चेक वगैरह इशू करवा सकते हैं, बैंक ऑर्डर्स हो सकते हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा सर्विसेज हमसे ले सकते हैं। फी बेस्ड सर्विसेज में क्या हो गया, कलेक्शन हो गया चेक्स का, ठीक है, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स हो गए, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हो गए फॉर कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, ठीक है, जैसे अभी हमने बिल फाइनेंसिंग ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो गया, और दिस इज़ रिलेटेड टू कि भाई हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हमें बैंक करके दे देता है, ठीक है ना, बेस्ट पोर्टफोलियोज बनाकर दे देता है, तो इन सब में। फिर इसके अलावा और क्या है, अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो गए। अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में क्या हो गए कि बैंक जो है वो हमारे तरफ से गारंटी ले रहा है, तो बैंक क्या कर रहा है, गारंटियरिंग प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है, क्यों कर रहा है, ताकि हम बेसिकली अपने बिजनेस वगैरह कर सकें और ज़्यादा बेटर ढंग से। इसमें इसने हमें क्या 3 चीज़ें प्रोवाइड की, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स। बैंक गारंटी क्या हुआ कि हमारा जो बैंक है उसने बोला मैं आपके बिहाफ पर XYZ अमाउंट पे कर दूंगा, ठीक है, किसको, ABC फर्म को, अगर आप इतने रुपए नहीं पे कर पाते हो तो। ये क्या फ़ायदा इसका, इससे ABC को हम पर मान लो कि वो नहीं है ट्रस्ट, लेकिन XYZ बैंक पर तो होगा कि भाई ये जो बैंक है ये हमें अमाउंट पे कर देगा, तो इसीलिए क्या है इसका नाम बैंक गारंटी। फिर आ गया को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स। को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स में क्या है कि अगर हमें कोई पेमेंट करनी है तो वो जो पेमेंट है जिस ड्यू डेट में होगी उसमें वो हमारा बैंक करके दे देगा, ठीक है, कहाँ से करेगा, डेफिनेटली मेरे अकाउंट से ही करेगा, लेकिन वो जो बिल है वो हम दोनों ने एक्सेप्ट किया है, तो मेरा काम क्या है कि मैंने बैंक को उस बिल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। बैंक का काम क्या है कि जो भी ड्यू डेट होगी उसमें वो ये बिल पे कर देगा। फिर आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या है कि जो बैंकर है वो बेनिफिशियरी को एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट जो है वो पे करेगा। कब पे करेगा, जब जो बेनिफिशियरी है वो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देगा। फॉर एग्जांपल कोई बिल लाकर हमें इस बेनिफिशियरी ने दिया और बोला कि आप मेरे लिए ये वाले अमाउंट्स पे करके दे दीजिए। क्यों, क्योंकि मेरे जो बेसिकली कस्टमर हैं वो आपके बैंक के भी कस्टमर हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि ये अमाउंट मैं आपके बैंक से जाकर ले सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये कौन से होंगे, जो भी आपके LC कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, ठीक है ना। फिर बात करें अगर हम कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी में कोई भी फंड आउटले हमारे को नहीं प्रोवाइड किया जाता पहले से। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 10 लाख रुपए का पेमेंट XYZ बैंक से XYZ कस्टमर को या फर्म को करवाना है तो मैंने ये पहले से लाकर इनको दे दिए थे और तब इन्होंने ये लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर बैंक गारंटी दी। ये तो इन्होंने मेरी प्रीवियस जो ट्रांजेक्शन्स थे या परफॉर्मेंस थी या इनकम थी वो देखते हुए दिया था, ठीक है। इसका नुकसान क्या हो सकता है, इसका नुकसान ये हो सकता है कि मान लो 50 लाख रुपए का पेमेंट था और आज मेरे पास 45 लाख रुपए ही थे, तो बैंक को वो 5 लाख रुपए भी अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे। तो ये जो लायबिलिटी है ये कहीं ना कहीं बैंक के ऊपर भी आ सकती है। एक ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि ये लायबिलिटी बैंक के ऊपर आ जाए और हो सकता है कि ये लायबिलिटी बैंक के ऊपर बने ही नहीं अगर मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं, ठीक है। फिर बात करें अगर हम थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें क्या है कि जो एमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स हैं, ठीक है, वो बैंक को बता रहे हैं कि आप जो है क्या कर सकते हो, आप अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आप इंश्योरेंस सर्विसेज दे सकते हो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, और इन सबको RBI ने क्या नाम दिया है, पैरा बैंकिंग सर्विसेज, जहाँ पर आप बैंकिंग सर्विसेज के अलावा और भी फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें बैंक को परमिशन लेनी पड़ेगी RBI से। जब बैंक RBI से परमिशन लेगा तो बैंक को क्या करना है, या तो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करना है या तो एक अलग से सब्सिडरी बनानी है। फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने लिए क्या बनाई हुई है, कोटक सब्सिडरी बनाई हुई है, ठीक है। SBI ने अपनी फंड्स के लिए वो निकाल रखी है कंपनी, है ना, इंश्योरेंस के लिए। तो इस तरीके से ही बेसिकली एक सब्सिडरी उन्होंने निकाल लिया, फिर आपने एक डिपार्टमेंट निकाल लिया। अब अगर हम बात करें कि भाई बैंक में क्या हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग करते में हम क्या चीज़ें नोटिस करते हैं, किस तरह से हम अपने आइडियाज़ को लेकर आते हैं बैंक्स में, किस तरह से प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो बैंक मार्केटर है
वो सबसे पहले ये देखेगा कि मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रहा है, किस तरह की चेंजिंग नीड्स हैं हमारे कस्टमर्स की, क्या ट्रेंड में है, क्या कॉम्पिटिटर्स लेकर आ रहे हैं, क्या प्राइसिंग चल रही है प्रोडक्ट्स की, क्या एग्जिस्टिंग रेंज की हमारी जो है उसमें फीचर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखकर वो देखेगा कि किस नए प्रोडक्ट को हम ला सकते हैं या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट हमारा है जिसको अब हम इवॉल्व कर सकते हैं। उसी के हिसाब से क्या करेंगे, वो इसी के हिसाब से एक आइडिया को निकालेंगे, जनरेट करेंगे, फिर उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग करेंगे, कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग करने के बाद में बिजनेस एनालिसिस करेंगे और देन उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग और उसको कमर्शियलाइज करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले आइडिया जनरेशन हुआ मार्केट रिसर्च करने के बाद, फिर देखा गया कि सच में ये आइडिया अच्छा है ना, इससे कुछ प्रॉफिट्स वगैरह बनेंगे या नहीं बनेंगे। फिर कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग की गई, देखा गया कस्टमर से फीडबैक्स वगैरह लिए गए, फिर बिजनेस और मार्केट एनालिसिस किया गया कि इसमें हम कितना प्राइस रख सकते हैं, कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है, हमारे बिजनेस गोल्स मीट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बाकी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। नया प्रोडक्ट आइडियाज़ कैसे आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मार्केट रिसर्च से आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ से मिल रही है हमें ये मार्केट रिसर्च, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या फिर हमें लगता है कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनसे आ रही हैं, प्लस जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बताएंगे कि हमारे कस्टमर्स की ये डिमांड है। फिर सजेशंस इनवाइट किए जाएंगे दोनों की साइड से, ठीक है, कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स बेसिकली जो हमारे न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या रहेंगे। फिर आइडिया स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें समझा जाएगा कि भाई आइडियाज़ जो हैं उनको एनालाइज किया जाएगा कि कहीं पर हमें ज़रूरत है कि इस तरह के नए प्रोडक्ट लेकर आएँ, या ज़रूरत है कि हम नए प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस करें पुराने प्रोडक्ट्स में, क्या हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यूज़ कर सकते हैं, क्या वो इतना कैपेबल है कि उस नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को हैंडल कर पाएगा, या ऐसा तो नहीं है कि हमें एक नई लाइन शुरू करनी पड़ेगी, या फिर एक हमारी पुरानी लाइन में ही हमारा काम हो जाएगा कुछ चेंजेस के साथ। फिर कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग की जाएगी कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा है ना। इसे कैसे समझेंगे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनसे फीडबैक लेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है, क्या वो कॉन्सेप्ट उनको अट्रैक्टिव लगा, क्या उन्हें लगा कि उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, और उसके हिसाब से ही हम बताएंगे कि हम उन्हें ये लॉन्च क्यों करना चाहते हैं। फिर हम समझेंगे कि उनकी इसको लेकर क्या परसेप्शन है, ठीक। फिर बिजनेस एनालिसिस में क्या होगा कि हम ये देखेंगे क्या ये प्रोडक्ट जो है ये वाइएबल रहेगा फाइनेंशियली, हम बनाएंगे तो ये बहुत महंगा तो नहीं होगा कि हम इसकी कभी जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ही नहीं निकाल पाए। फिर मार्केटिंग एस्पेक्ट्स देखी जाएंगी इसकी कि क्या हम इसकी अच्छे से मार्केटिंग कर पाएंगे, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जाएगी। फिर ये देखा जाएगा कि कितना हमारा बिजनेस में इंक्रीज आ सकता है, क्या इफेक्ट होगा इसके एक्सपेंशन का, क्या कस्टमर बेस हम रिटेंशन कर पाएंगे, इससे एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स हमारे को मिलेंगे मार्केट शेयर में या नहीं मिलेंगे, फिर पेनिट्रेशन उतना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। देन हम बात करेंगे एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, टेस्ट मार्केटिंग एंड देन कमर्शियलाइजेशन। फिर ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो पहले क्या करेंगे ना, जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा तो उसको टेस्ट मार्केट करेंगे, बेसिकली बहुत छोटे सेगमेंट में भेजेंगे और देखेंगे कि ये प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके हिसाब से फीडबैक्स मिलेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ अगर नेगेटिव फीडबैक्स आ रही हैं, एंड देन फुल स्केल पर इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे नए प्रोडक्ट का जो सक्सेस है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जो हमारे वेरियस आइडियाज़ हैं हमने जो निकाले हैं उनको हमने डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू कितना इम्पोर्टेंस दिया है, कितना इफ़ेक्टिवली उनको इम्प्लीमेंट किया है, और कितना हम इन सब को जो हमारी मार्केटिंग है उसको सेल्स में कन्वर्ट कर पाए हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आते हैं हमारे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो एक हो जाता है हिट्रोजेनिटी, कि भाई हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, उसके लिए अब हमें देखना होगा कि हमारा कस्टमर बेस तो बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डाइवर्स है। तो हमारे पास में एक तो यही वाला कंस्ट्रेंट आ गया। फिर जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया हो सकता है कि वैसा प्रोडक्ट हमारे किसी और कॉम्पिटिटर ने भी लॉन्च कर दिया हो, या टेक्नोलॉजी के साथ में ऐसा ना हो कि हमारा कोई प्रोडक्ट आया और टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन सडनली आया कुछ और हमारा प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया बहुत जल्दी। तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए कि कस्टमर का जो प्रेफरेंस है वो ही बदल गया। और क्या हो सकता है,
हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपने आप को अब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा एग्जिस्टिंग लाइंस की वजह से। हमारे कॉम्पिटिटर्स ने भी सिमिलर प्रोडक्ट निकाल दिए, तो बेसिकली 20 और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसा हमारा है, तो हमारा 21वां प्रोडक्ट हो गया। अब हम बता ही नहीं पा रहे कस्टमर को कि भाई इसमें क्या डिफरेंट है या कैसे इसको हमें इसकी प्रोडक्ट की जो रेंज है इसमें ये डिफरेंट रहेगा, आपको इसको किस तरह से खरीदना चाहिए। जिससे क्या होगा, इससे कि हमारा जो न्यू प्रोडक्ट हमने बनाया था वो पूरा का पूरा ऑब्सोलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ना बेसिकली क्या हुआ कि हमने वो प्रोडक्ट निकाल दिया जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर से निकाला, तो भीड़ हो गई एक तरीके से। फिर हमारा जो स्टाफ होगा वो ही नहीं चाहता कि भाई अब ये नया प्रोडक्ट आया है इसके बारे में हम कस्टमर्स को बताते रहें, क्योंकि ऑलरेडी वर्कलोड उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं अपना रेजिस्टेंस शो करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, जब हमने आइडिएशन स्टेज देखा था तो उसमें जो प्रोडक्ट था वो कुछ और ही बन के आ रहा था और बहुत इफेक्टिव लग रहा था। जब तक प्रोडक्ट डेवलप होकर मार्केट में आया तब तक या तो उसकी वर्थ ख़त्म हो गई या वो उतना अट्रैक्टिव नहीं बन पाया जितना कि हमने सोचा था, या उसका बिजनेस पोटेंशियल अब हमें उतना नहीं लग रहा। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, देखो प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या हो गया कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से समझना है, उनको किन लाइंस में डिवाइड करके उन पर वर्क करना है। तो थियोडोर लेविट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जेनरिक प्रोडक्ट जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स जो हमारे कस्टमर्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम कस्टमाइज करके दे दें। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की हम जो जेनरिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज दे दें। फिर पोटेंशियल प्रोडक्ट में क्या हो गया कि भाई एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट होगा जो मार्केट में एक डिफरेंट यूएसपी के साथ में आएगा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जिसके अपने कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे होंगे कस्टमर्स की लाइफ में। चलिए अब बात करते हैं जेनरिक प्रोडक्ट्स की। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सभी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये अनब्रांडेड रहेंगे और अनडिफ्रेंशिएटेड रहेंगे। जैसे कि रोटी कपड़े है ना, तो ये सब तो लोगों को चाहिए ही चाहिए ना, तो ये हो गए कोर प्रोडक्ट। बैंक में क्या कोर प्रोडक्ट हो गए, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, ड्राफ्ट, करेंट अकाउंट। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हो गए जो हमारे कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उन्हें प्रोवाइड करें। जैसे कि वो हो सकता है हमसे मांगे कि सेविंग अकाउंट में हमें स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके दो, तो हम अपने प्रोडक्ट की स्ट्रक्चरिंग किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स को सिमिलर प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो उसकी तरफ में। ठीक है ना, इसके अलावा और क्या है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया तो आपने बोला कि मुझे साथ में ये भी चाहिए कि मैं ट्रैक कर पाऊँ मेरे ट्रांजेक्शन्स को, तो आपने पासबुक प्रोवाइड कर दी। ठीक है ना, चलिए फिर बात आती है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की। ऑगमेंटेड क्या हो गए कि जो रिजल्ट होंगे वॉलंटरी इंप्रूवमेंट्स ब्रॉट अबाउट बाय द मार्केटर्स। ठीक है, ताकि आप वैल्यू एनहांस कर पाएँ। ये जो इम्प्रूवमेंट्स होंगे ना तो कोई कस्टमर सजेस्ट कर रहा, ना उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर मान लो सेविंग अकाउंट है आपके पास में और आपने मान लो, या फिर करेंट अकाउंट मान लो, कोई सा भी एक अकाउंट मान लो। अब आपने वो जब सेविंग अकाउंट खुलवाया, आपने अपने बैंक को बताया कि मेरे को मिनिमम दिन में 5 जो चेक हैं वो साइन करके अकाउंट में बैंक में डिपॉजिट करने होते हैं। बैंक बोला कोई बात नहीं है, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जहां हमारा बैंकर आपसे ये जो चेक्स होंगे वो एंड ऑफ द डे लेकर चला जाएगा या मिड डे में आकर लेकर चला जाएगा, लंच ब्रेक में आप तब तक साइन करके दे देना, तो आपको बार बार बैंक ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो गया कि हमने एक जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कुछ और वैल्यू ऐड करके प्रोवाइड कर दी सर्विस। फिर आ गया पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या हो गया, ये वो प्रोडक्ट है जिसमें हम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर पाएँ। ये किसी नए प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग हो सकती है, किसी पुराने प्रोडक्ट को कम्प्लीटली रीडिफाइन करने का हो सकता है, या जो हमें कस्टमर से फीडबैक्स मिले थे उनके फीडबैक्स के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट को हमने इवॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब ये दो तरीके से हो सकते हैं कि भाई शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होंगे, छोटे से टाइम के लिए होंगे जिसमें हमारे कस्टमर्स हमारे पास में रिटेन हम कर पाएंगे या और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी टेक्नोलॉजी सेंसिटिव बैंकिंग सिनेरियो में हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अवॉइड कर रहे हैं कि वो बैंक में आकर विजिट करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिफरेंट टर्मिनल्स पर
क्या लगा दिए, कंप्यूटर्स लगा दिए जहाँ पर हम कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका जो कस्टमर है वो डायरेक्टली बैंक, उसके घर के पास में ही एक कस्टमर टर्मिनल है, उसे कोई भी इशू है वहाँ आकर रिजॉल्व करवा सकता है, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं कस्टमर टर्मिनल पर, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई ये वाली जो हमारा प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट पॉलिसी की, प्रोडक्ट पॉलिसी में क्या होगा, अप्रेजल हम देखेंगे कि भाई प्रोडक्ट लाइन का अप्रेजल कैसे करना है, कैसे उनको इम्प्रूवमेंट करना है। फिर डिसीजंस हमें कि भाई हमारे यूएसपी पर हमें किस तरह की और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कितनी सारा हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बना सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूएसपीज प्रोवाइड कर पाएँ। प्रोडक्ट की पोजिशनिंग कैसे करनी है, ब्रांड डिसीजंस कैसे लेने हैं, डिसीजन पैकेजिंग्स पर कैसे लेने हैं, और न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। अगर हम बात करें अप्रेजल ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, अप्रेजल ऑफ द प्रोडक्ट लाइन में क्या होगा कि जो एक बैंक मार्केटर है वो क्या करेगा, टू बी इफेक्टिव अपने जो प्रोडक्ट लाइन है उसको कॉन्स्टेंटली रिव्यू करता रहेगा और देखेगा कि क्या अट्रैक्टिव कल था और आज नहीं है, क्या अट्रैक्टिव आज है और हमारा जो प्रोडक्ट है कहीं वो ऑब्सोलीट तो नहीं हो रहा, हमारे प्रोडक्ट में वो सारी चीज़ें हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें और कुछ इवॉल्व करने के लिए हम ला सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट के एग्जिस्टेंस को कॉन्टिन्यूसली एनालाइज करता रहेगा। फिर डिसीजन होगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पर किस तरह से होगा कि भाई क्या हमारे पास में यूएसपी है। यूएसपी क्या हो गया, बेसिकली मान लो एक ऐसा फीचर होगा जो कि कोई और ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा, या कोई बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट होगा, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूनिक क्वालिटी होगी हमारे उस प्रोडक्ट की, ठीक है ना। तो अब उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली शॉर्ट पीरियड के लिए जो यूनिकनेस है यूएसपी की, ठीक है, वो हमारी बेसिकली क्या होगा, यूज़ करके हमने कस्टमर बेस या बना लिया, या नए कस्टमर्स हमने रख लिए या रिटेन कर लिए हमारे पुराने कस्टमर्स। अब क्या हुआ, ये यूएसपीज़ बहुत अच्छी थी, इनका मार्केट में अच्छा इम्पैक्ट आया, हमारा कोई कॉम्पिटिटर आया उसने भी सेम प्रोडक्ट निकाल दिया विद सम मोर फीचर्स, तो हमारी जो यूएसपीज़ थी वो गायब हो गई, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही रहती हैं, ये भी याद रखना है आपको। अब आती है बात प्रोडक्ट पोजीशनिंग की, ठीक है। देखो अगर हम बात करें यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस की, तो हमें सिलेक्ट करनी होंगी वो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस जिनसे हमारी जो सेल्स हैं वो मैक्सिमाइज हम कर पाएँ। क्यों, क्योंकि हमें अगर इसको मैक्सिमाइज करना ज़रूरी है डेफिनेटली, और इनको फीचर्स को हमें क्यों समझना है, ताकि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इजीली इसको कॉपी ना कर पाएँ। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले तो कस्टमर के माइंड को या उनके परसेप्शंस को समझना होगा। तो हमें क्या करना होगा, माइंड मैपिंग करनी होगी, ठीक है। जो वो हमें नहीं बता रही हैं चीज़ें वो भी हमें समझनी होंगी, उसको समझने के हिसाब से ही हमें अपने प्रोडक्ट्स को पोजीशन करना होगा। सो इट इज़ एन आर्ट of selecting out a number of unique propositions, the one which will get you the maximum out of बहुत सारे unique selling propositions हैं जिनमें से आप एक ऐसा निकालोगे जो आपको सेल्स मैक्सिमाइज करके देगा, ठीक है। आगे समझ में, अब हमारे कस्टमर्स के पास में डिफरेंट नीड्स होंगी, या फिर उनके दिमाग में डिफरेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज चल रहे होंगे, तो हमारे बैंक मार्केटर क्या करेंगे कि किसी एक उसका परसेप्शन क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट का कस्टमर के दिमाग में, और उनको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो इस वजह से सारे प्रोडक्ट से इस वर्ल्ड में जितने बैंक्स हैं उन सबसे डिफरेंट है। अब प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के बारे में बात करें तो बैंक जब ब्रांडिंग्स कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स हों वो कैची हों, अट्रैक्टिव नेम्स के साथ हों, ठीक है। तो मान लो कि एक कोई बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, उसने अपने जो क्रेडिट प्रोडक्ट्स थे उनका नाम पुष्पका रखा, ठीक है, जो कि बेसिकली कार परचेज के लिए था। अगर घर के लिए लोन लेना था तो शुभ ग्रह रखा। अब मान लो एक ब्रांड क्या कर सकता है या एक बैंक क्या कर सकता है, वो अलग अलग टाइप के लोन्स अलग अलग नाम से दे, लेकिन सब में इनिशियली शुभ ही लिखा हो, है ना, या कोई और वर्ड यूज़ कर रखा हो उन्होंने, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा ये इस बैंक का होगा, ठीक है ना। और कैसे ब्रांडिंग कर सकते हो,
कि कोई एक ऐसी आपने फीचर या एक क्वालिटी दी जो सिर्फ आपका बैंक प्रोवाइड करता है और वो आपके हर प्रोडक्ट में मिलती है, ठीक है ना। तो इससे भी क्या होगा, कस्टमर को अवेयरनेस हो जाएगी, उसके दिमाग में ध्यान में रहेगा हमेशा से कि अगर ये चीज़ मेरे कान में पड़ रही है तो इसका मतलब हम इस ब्रांड की बात कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट्स की इन एग्जिस्टिंग एंड न्यू मार्केट्स, ठीक है दोस्तों। अगर आपको चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन हो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जहां आपको पीडीएफ, मॉक्स, ठीक है, इसके अलावा और आपको वीडियो लेक्चर्स सब कुछ मिल जाए एक ही जगह पर अलोंग विद मैनी अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आप हमारा सफलता बेंच लॉन्च कर ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर अभी JIIB का कोड यूज़ करने से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस लेक्चर की PDF मिलेगी एक, तो आपको एक हमने क्विक रिवीजन नोट्स अपलोड कर दिए हैं चारों सब्जेक्ट्स के, तो वो आपको मिल जाएंगे, प्लस डेली क्विज मिल जाएंगी, और कोई भी अपडेट होती है एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी आपको मिल जाएगी। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।